This meeting is being recorded. निकाल लीजिए, go it. गुड मॉर्निंग सर, सब लोग कनेक्ट हो गए हैं क्या? और मैं बीबी ना है घर में बीबी ना है छोटी ना है आजकल कृष्णा भाई आवाज आ रहा है? आनंद जी आवाज आ रहा है। सब लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सब लोग बोलेंगे तो कैसे होगा? सब लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। एसीएस सर ज्वाइन करेंगे तो फिर होगा। वहीं से म्यूट कर दीजिए आनंद जी सबको। हाँ वो तो म्यूट करेंगे ही, पहले हम सबको बता देते हैं। अब होते हैं काम करते हैं। आवाज निकलना नहीं क्या? तो स्लाइड करोगे तो नहीं सर, यहाँ से खाली कर देना कि हम लोग दिखेंगे। वीडियो ऑन कर देना। हाँ वीडियो ऑन कर देना। और ये माइक म्यूट नहीं ना, आवाज तो आ ही रहा है। माइक म्यूट है इधर। हाँ, 1 घंटा मीटिंग जरूरी है। विश्वान से होता तो क्लियर होता। जूम ना है, जूम जैसे अपने ना वो बैंक फोन किया था। मिनिमम कुछ हो ही अभी लिंक नहीं है, लिंक आएगा तो होगा। सब आएगा। अभी लिंक नहीं आया है, एक बार आया तो कर देते हैं। उसकी चाबी किसके पास है? देखो ऐसे ले आओ।
अलमारी में दो दो चाबी है, दो जगह है। तो अक्षर का बिल का तो राम सागर किया है, तो उसको मैंने ड्राइव वो एक्सपेंडिचर बना दिया है, तो पेमेंट वाला बनाएगा। माइक अपना सब लोग म्यूट कर लीजिए। हम लोग म्यूट करेंगे तो आवाज आएगी, हम लोग तक आएगा ना। हेलो, आंसू बोलिए बोलिए। लगभग 100 लोग कनेक्ट हो चुके हैं अब तक। 11 बज गया है, तो अटेंडेंस 100 लोगों का लेना है। हम सबको म्यूट कर चुके हैं। अगर किसी को कुछ पूछना होगा या बोलना होगा ना, तो अनम्यूट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोग बोलिएगा, ठीक है। और थोड़ा देर वेट करते हैं, कुछ लोग और कनेक्ट हो रहे हैं। 11 बज रहा है, 11:05 तक फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे।
है ना, वीडियो हमारा खुला हुआ है, इसको ओके, स्टॉप मतलब हम बोलेंगे। ओके, जो लोग इससे रिलेटेड नहीं है और कनेक्टेड है वो लोग हाँ ठीक है, उधर की आवाज सुनेंगे हम ना। मेरी आवाज भी जा रही है, इसको बंद कर देंगे तो नहीं सुन सकेंगे उन लोगों को। आपका आवाज नहीं जा रहा। जो लोग इससे रिलेटेड नहीं है वो लोग डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे देख रहे हैं हम, कृष्णा जी आप डिस्कनेक्ट हो जाइए। और भी लोग, बहुत लोगों को देख रहे हैं जो कनेक्टेड हैं। और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पता रहता कि हम स्टार्ट करते हैं। सर वो करना कनेक्ट नहीं हो रहा, 100 हो गया तो 40 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। काट देता है, डिस्कनेक्ट कर देगा। कंप्यूटर को खोल कर क्या देख लेंगे ना, यहाँ खोल के देखते हैं। सर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या है कि एक एक जगह से बहुत लोग कनेक्ट हो गए हैं। हम लोग 100 पार्टिसिपेंट का है, ये हमारा प्लान है। तो जो एक से अधिक कनेक्टेड हैं वो लोग डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसे दूसरे जगह के लोग कनेक्ट हो सकें। अभी बहुत सारे DCLR सर लोग बोल रहे हैं कि उन लोग कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। इसमें 100 पार्टिसिपेंट ही ज्वाइन कर सकते हैं मीटिंग में। तो जहां से मोर देन 1 कनेक्टेड है, काइंडली एक जगह ही आप लोग आके एक ही जगह आप लोग कनेक्ट हो जाइए। और देख रहे हैं कुछ IT मैनेजर सर लोग भी, IT मैनेजर भी कनेक्टेड हैं, जैसे कृष्णा सर कनेक्टेड हैं या फिर और भी लोग कनेक्टेड हैं। तो वो लोग डिस्कनेक्ट हो जाते तो और पार्टिसिपेंट हमारे कनेक्ट होते। तो हम लोग इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। लेटर में गया था 4 बजे तक, तो अभी ACS सर ही नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं 100 के कारण। 100 कैपेसिटी फुल हो गया है। तो वो ऐसे आप लोगों से कनेक्ट होना चाह रहे थे। तो अभी उनका कहना था कि तुम एक बार आज ट्रेनिंग दे दो, स्टार्ट करा दो, फिर से हम लोग एक वीक बाद फिर से हम लोग विश्वान से करेंगे। हम विश्वान से ही बुक करना चाह रहे थे, लेकिन विश्वान आज के दिन में फुल था। तो सर बोले कि मतलब लेट मत करो, आज तुम जूम से स्टार्ट कर लो और
तो जो लोग एक से मोर देन वन कनेक्टेड हैं काइंडली डिस्कनेक्ट हो जाइए और अपने सर के साथ बैठ जाइए। जैसे देख रहे हैं कि DCLR सर भी कनेक्टेड है और एक यूट्यूब असिस्टेंट भी कनेक्टेड है, तो आप लोग काइंडली एक जगह जाके कनेक्ट हो जाते तो और DCLR सर लोग भी कनेक्ट हो पाते। आनंद जी जहानाबाद से एक ही जगह से कनेक्टेड हैं। ओके ओके, थैंक यू। और सब लोग भी ऐसे करें तो सही रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा लोग कनेक्ट हो सके। और हम लोग ज्यादा देर इसका नहीं रखेंगे ट्रेनिंग, बस हम एक बार स्टार्ट करेंगे बस खत्म हो जाएगा। सर हम मुंगेर से हैं सर। ओके, मुंगेर भूमि सुधार खड़गपुर से सर। हाँ, तो और आपके DCLR सर नहीं हैं? हाँ सर हैं। कहाँ हैं? वो SDO साहब ही परवाह है सर। हाँ कनेक्टेड है हम। अमरजीत आ जाओ मेरे चेंबर में आ जाओ। जी सर। अमरजीत आप वहाँ चले जाइए। ओके सर। एक जगह चल जाइए। एक्चुअली हमको हमारा जो प्लान है डिपार्टमेंट का ये जून का, वो 100 कैपेसिटी के साथ ही है। इतना बड़ा हम लोग कभी किए नहीं है, इसलिए ज्यादा हो गया है। तो काइंडली अरे कुछ लोगों को डिस्कनेक्ट करा रहे हैं। हाँ, अरे नहीं है, नहीं है। चलिए ठीक है, हम देखते हैं, फिर से हम करा देंगे अगला वीक में मीटिंग। आप वेट करिए ना, बहुत लोगों से हम डिस्कनेक्ट करा रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं और लोग, आप कनेक्ट हो जाइए। तो लाइन लॉगिन कर ले। अब कहाँ से तो होगा उन लोगों को पहले सारा व्यवस्था बड़ा स्क्रीन है, सब सब कुछ सेट कीजिएगा तो वहां खड़े हो गए। तो ठीक रहता है तो कोनो दुकान किसी को एक तो ज्यादा सारे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। इंट्रोडक्शन हो जाता है। आवाज आ रहा है। ओके, ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आनंद शंकर बोल रहा हूँ, IT मैनेजर हूँ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट से। और मेरे साथ हैं संजय सर, ये टेक्निकल डायरेक्टर हैं हमारे NIC का, और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का NIC के तरफ से कोऑर्डिनेटर सर ही हैं। तो अभी ACS सर भी कनेक्ट होने वाले थे, और ऐसा हो गया है कि 100 पार्टिसिपेंट हमेशा रह रहा है और वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोग एक और 10 या 15 दिन बाद एक दिन फिर हम लोग विश्वास से करेंगे इसका ट्रेनिंग, और उस वक्त सर भी कनेक्ट होंगे। तो अभी हम लोग बता देते हैं कि कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। हम लोग एक DCLR मॉड्यूल बनाए हैं, DCLR जिसका अपील, जिसमें DCLR का जो म्यूटेशन अपील करते हैं
उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे और डिस्पोजल कैसे करेंगे। तो हम इसमें देख रहे हैं बहुत सारे DCLR सर लोग हैं जो कि BL 4 साल 5 साल पहले हम लोग BLDRA वाला एक ऑनलाइन कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट किए थे। सर लोगों को याद होगा, बिल्कुल वही सेम टू सेम प्रोसेस इस नए वाले एप्लीकेशन में भी हम लोग रखे हैं, तो ऑपरेट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो हम एक बार स्टार्ट करेंगे यूजर मैनुअल से कि किस तरह से हम लोगों को प्रोसेस करना है, फिर हम एक बार लाइव सॉफ्टवेयर में ट्रेनिंग करके दिखा देंगे। तो रिक्वेस्ट है कि सारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या IT असिस्टेंट जो लोग होंगे वो भी देखेंगे, और DCLR सर लोग तो हैं ही, देख ही रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन दिख रहा है? जी सर दिख रहा है आनंद जी, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। दिख रहा है। ओके ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। तो ये सर आप लोग याद होगा, ये सेम टू सेम यूजर मैनुअल आपको 4 साल पहले भी मिला हुआ था जब हम लोग BLDRA का मॉनिटरिंग के लिए कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम बनाए थे। और उसमें भी यही था, फाइलिंग होता था, उसका डिफेक्ट चेक होता था, एक केस नंबर मिलता था, फिर से उसकी सुनवाई होती थी और डिस्पोजल होता था। डिस्पोजल के बाद उसको CEO के पास कंप्लायंस के लिए जाता था और कंप्लायंस की मॉनिटरिंग की भी सिस्टम थी। यूजर क्या करता था कि उसका अपना केस स्टेटस देख सकता था, ऑर्डर जजमेंट की कॉपी डाउनलोड कर सकता था वेबसाइट से। सेम टू सेम इसमें भी सारा चीज वही रखे हैं हम लोग, सेम टू सेम सॉफ्टवेयर को रिप्लिकेट किए हुए हैं, कुछ फंक्शन चेंज किए हुए हैं जो इसमें रिक्वायर्ड था। तो इसमें 3 लेयर था, उसमें भी 3 लेयर था, इसमें भी 3 लेयर रखे हैं हम लोग। पहला है कि फाइलिंग, स्क्रूटनी, रजिस्ट्रेशन एंड डिस्पोजल ऑफ केस। पहला काम ये होगा। दूसरा होगा अगर डिस्पोज होगा तो उसका CO कंप्लायंस कर रहा है कि नहीं, वो कंप्लायंस होगा। तीसरा रिपोर्ट सेक्शन है जिसमें कि रिपोर्ट देखने की फैसिलिटी रहेगी। तो अब हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन सा अपील केस कब फाइल हुआ था और कितने दिन से लंबित है। तो ये हमारे ACA सर का था कि देखो कि अभी सर रिपोर्ट भी मंगा रहे होंगे सारे DCLR सर लोगों से कि कितने दिनों से कौन से केसेस पेंडिंग है, तो वो हम लोगों को अब मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग यहीं से निकाल लेंगे। आप सारे बैकलॉग केसेस को इंटर करेंगे और हम लोग निकाल लेंगे कि कितने दिनों से कौन सा केस पेंडिंग है। और उसके बाद हम लोग नीचे में यूजर मैनुअल दिए हुए हैं। ये फ्लो है सर कि पेटिशनर आएगा और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पेटिशनर नहीं कर सकता है सर। जब भी आएगा तो वो आपके यहाँ आपके काउंटर पर ही अपील का केस दायर करेगा। हम लोग ऑनलाइन करना भी चाह रहे थे, लेकिन बहुत लोगों से सजेशन आया और ऐसे सर भी बोले कि वहां पर वकील होता है और वही करता है, तो ये सिस्टम रहने दो कि फाइलिंग जो हो वहां काउंटर पर ही हो DCLR कोर्ट में, और फाइलिंग ऑनलाइन होना है। ऑनलाइन फाइल होगा तो उनको एक टेम्पोररी टोकन नंबर मिलेगा कि आपका फाइल हो गया। उसके बाद वो पर्टिकुलर फाइल स्क्रूटनी के लिए जाएगा। अगर उस फाइल में कुछ डिफेक्ट रहेगा तो वो केस आगे नहीं जाएगा और पेटिशनर को इंफॉर्मेशन जाएगा कि आपका ये पर्टिकुलर इस डॉक्यूमेंट में ये डिफेक्ट है, आप इस डॉक्यूमेंट में ये कागजात जमा करिए तो आपका केस रजिस्टर होगा। अगर सब चीज सही रहा तो उसको केस को रजिस्टर कर लेना है। उसको एक ऑटो जनरेटेड सिस्टम से एक केस नंबर मिलेगा और केस नंबर मिलने के बाद उसको आगे की डेट दी जाएगी, सुनवाई होगी और उसके बाद उसको सुनवाई की नोटिस जाएगी। सुनवाई के बाद एडजर्न होता है तो एडजर्न में क्या क्या ऑर्डर हुआ वो सब रिकॉर्ड होगा। सारा जो आप लोगों का कोर्ट मैनुअल मेथड में चलता है इसमें सारी फैसिलिटी दी हुई है। अगर सुनवाई के बाद एक समय आएगा जब डिस्पोज करना होगा, तो डिस्पोजल के बाद वक्त आपसे पूछा जाएगा कि आप जो ऑर्डर कर रहे हैं क्या उसका कंप्लायंस CEO द्वारा किया जाना है। जैसे मान लीजिए कोई CEO ऑर्डर किया है, दाखिल खारिज कर दिया है, उसके अगेंस्ट में आपके पास अपील आया, आपने सुनवाई किया और आप पाए कि जो CEO म्यूटेशन किया है वो सही किया है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी ऑर्डर का कंप्लायंस CEO के पास नहीं जाएगा क्योंकि उसको कंप्लायंस नहीं करना होता है, ऑलरेडी CEO सही सब चीज किया रहता है। अगर वही रहेगा कि दाखिल खारिज हुआ है और उसमें आपके आदेश हुआ कि CEO के आदेश को निरस्त किया जाता है और ये पर्टिकुलर दाखिल खारिज को कैंसिल किया जाता है,
तो वैसे केसेस में आपको अपने आदेश को कंप्लायंस के लिए सीईओ के पास भेजना होगा। इस सॉफ्टवेयर में ये प्रोविजन है कि आप कंप्लायंस के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर आदेश कंप्लायंस के लिए जाएगा। जैसे ही आप कंप्लायंस के लिए रखेंगे तो वो सीईओ को पता चल जाएगा, उसके लॉगिन में चला जाएगा कि ये मेरे पास पर्टिकुलर भूमि सुधार उपसमहर्ता का दाखिल खारिज अपील बाद का कंप्लायंस के लिए एक आदेश आया हुआ है, उस आदेश के आलोक में वो कंप्लायंस करेगा। तो यहाँ दो चीज हम बताना चाहते हैं। पहला कि डीसीएलआर सर लोग जब भी अपील बाद में अपना पास करेंगे आदेश, तो आंशिक रूप से कोई म्यूटेशन में शुद्धि नहीं होता है। अगर सीईओ का आदेश गलत है या म्यूटेशन में 10 प्लॉट है, एक प्लॉट भी गलत है, तो सीईओ का पूरा आदेश निरस्त होगा। सीईओ उस पर्टिकुलर दाखिल खारिज के आदेश को कैंसिल करेगा, उस दाखिल खारिज को कैंसिल करेंगे और फिर से फ्रेश म्यूटेशन आपके आदेश के आलोक में करेंगे। अगर आप बोलते हैं कि 10 में से 9 ही प्लॉट होना है, तो फिर से फ्रेश केस फाइल करेंगे बाय डीसीएलआर कोर्ट ऑर्डर और उसका म्यूटेशन 9 प्लॉट का करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग अभी कुछ दिनों में देख रहे हैं, सारे मतलब रैयत लोग लेके आते हैं कि मेरा ये आंशिक सुधार करने के लिए डीसीएलआर सर के यहाँ एक आदेश आया हुआ है कि इस म्यूटेशन में आंशिक सुधार किया जाए। तो हम सर से, विनोद झा सर से और भी यहाँ पर जो सर लोग हैं उन लोग से पूछे कि सर इसका कंप्लायंस कैसे होगा, तो उन लोगों ने बताया कि नहीं, अगर भूमि सुधार उपसमहर्ता अगर पर्टिकुलर किसी भी दाखिल खारिज आदेश को अगर गलत पाते हैं तो पूरा दाखिल खारिज को ही कैंसिल करने का आदेश करेंगे। इसमें ये नहीं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को कि ये वाला आंशिक संशोधन किया जाए, ऐसा नहीं होना है। पूरा फ्रेश करेंगे और अपना आदेश लिखेंगे कि ये पर्टिकुलर एक हटाकर 9 इनका किया जा सकता है, और फिर उस आपके आदेश के आलोक में सीईओ फिर से फ्रेश म्यूटेशन करेंगे। ये प्रोसेस हमको बताया गया है और उसी को हम लोग इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं। दूसरा कि सर, ये मैं डीसीएलआर सर लोगों को बता देना चाहता हूँ, कल बगहा से एक डीसीएलआर सर फोन किए थे और बेतिया के एडीएम सर भी फोन किए थे कि एक डीसीएलआर सर का आदेश था कुछ कंप्लायंस करने का। उनका था कि नाम में गलत हो गया था, तो डीसीएलआर सर ने आदेश दिया था कि इसके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसको सुधार किया जाए। वो रैयत हमारे पास आए हुए थे और वो जनता दरबार में भी गए हुए थे। तो सर, डीसीएलआर सर लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर आप लोग ये आप लोगों की जानकारी होना चाहिए कि जैसे नया म्यूटेशन जो होता है उसमें खाता, खेसरा और रकबा, ये 3 चीज सुधार नहीं कर सकता अगर गलत हुआ है तो सीईओ। लेकिन ये तीनों के अलावा नाम में सुधार करने का फैसिलिटी उनके पास है, चौहद्दी में, लगान में, पता में, पिता के नाम में, इस सब में किसी चीज में सुधार करना है तो उन सीईओ के पास एक फैसिलिटी दिया हुआ है कि ऑनलाइन म्यूटेशन से जो जमाबंदी क्रिएट हुई है उसमें वो सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन म्यूटेशन के जमाबंदी में केवल 3 चीज का सुधार नहीं हो सकता है, खाता, खेसरा और रकबा। इसमें गलत हुआ है तो उस पर्टिकुलर दाखिल खारिज के सीईओ के आदेश को डीसीएलआर सर लोगों को कैंसिल करना होगा और फिर से फ्रेश म्यूटेशन नया खाता, खेसरा और सुधार किया हुआ रकबा के साथ करना होगा। ये हम लोग लेटर के माध्यम से ही भेजे थे और सर लोगों को इसलिए हम बता दे रहे हैं कि कुछ लोग नए गए हैं या फिर सीईओ लोगों को पता नहीं होता है और फिर आप लोगों के पास भेज देते हैं, तो आगे के ये लोगों को पता रहेगा आपको सर, तो आप लोग उन लोगों को बता सकते हैं। दूसरा, आप आनंद जरा सा स्टॉप करेंगे, हम डीसीएलआर बघा थोड़ा सा आपसे इंटरप्ट कर रहे हैं सर, बताया जाए। एक मिनट, मतलब कल आपसे हमारी बात हुई थी, मैक्सिमम सीईओस को और इवन की मतलब जो ऑपरेटर है उनको भी जानकारी नहीं थी। जब आपसे मेरी बात हुई तब मैंने खुद सीईओ के लॉगिन को खोला और उसके बाद बैठ कर मैं स्वयं किया। मेरा आश्चर्य है कि सीईओ और ऑपरेटर को भी जानकारी नहीं है, तो इसको कम से कम सारे सीईओस और मतलब ऑपरेटर को एक बार इस चीज को बता दिया जाए। डीसीएलआर को हमारी जानकारी हो गई, अभी आपके जरिया की ये उसमें फैसिलिटी है, ये कर सकते हैं। इसके चलते जनता, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में ये हम परेशान होते हैं कि डीएम को जवाब देना पड़ता है वहाँ, इसलिए कल हो गया। अच्छी बात है, आपका मतलब इसके लिए बहुत धन्यवाद, आपने बताया हमको। ठीक है सर, एक्चुअली क्या है ना कि अभी बहुत दिनों से हम लोग ये लॉकडाउन ये कारण मीटिंग नहीं हो रहा है। पहले यहाँ मीटिंग होता था और हम लोग ट्रेनिंग भी रेगुलर दिया करते थे, ये पिछले 1 सालों से नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा गैप हो गया है। फिर भी हम लोग अब चाहेंगे कि अब जूम से ही मीटिंग करें सारे सीईओ लोगों का। कुछ जैसे ये नहीं होता है, तो इसलिए सर हम अभी सोचे कि अभी पहले ये भी बता दें। दूसरा चीज सर, आप लोगों को मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप लोग जो आदेश पारित करते हैं ना सर, नया म्यूटेशन में
कि जो अभी ऑनलाइन म्यूटेशन होता है और उसका आपके पास अपील आता है और उसमें आप आदेश पारित करते हैं कुछ भी कि ये वाला चेंज करना है या फिर सीईओ के आदेश को निरस्त करते हैं, तो इसका कंप्लायंस की भी फैसिलिटी सीईओ के लॉगिन में दिया हुआ है। बस उसको करना है कि आपका आदेश क्या है। आदेश आपका एक ही आदेश हो सकता है, अगर म्यूटेशन गलत हुआ है तो उस म्यूटेशन के सीईओ के आदेश को निरस्त करना होता है और फ्रेश म्यूटेशन आपके आदेश के आलोक में करना होता है। तो उनके पास ये फैसिलिटी है कि आपके आदेश के आलोक में उस पर्टिकुलर जो जमाबंदी जो खुली हुई है म्यूटेशन के बाद, नया म्यूटेशन के बाद, ऑनलाइन म्यूटेशन के बाद, उसके आधार पर वो कैंसिल कर सकते हैं और उसकी फैसिलिटी हम लोग सीईओ के लॉगिन में दी हुई है। सर इस सबसे ट्रेनिंग का वीडियो भी हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग DCLR सर लोगों के ग्रुप में भी भेजे थे और सीईओ को भी, सारे सीईओ को और सारे ऑपरेटर के व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजे हुए हैं। तो सर ध्यान नहीं देने के कारण ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो लगातार कम्युनिकेशन करते हैं। जो चीज हम लोग ट्रेनिंग वीडियो बनाते हैं ना सर, तो कंटिन्यूअस 8-10 दिन तक भेजते रहते हैं कि किसी ना किसी दिन तो कोई देख ही लेगा। तो अभी सर ये दो चीज हम बताना चाह रहे थे कि ये दोनों आप लोगों से रिलेटेड था कि आपका अगर ऑर्डर होता है तो कंप्लायंस की फैसिलिटी सीईओ के पास है। पुराने जो जमाबंदी आते हैं सर, पुराने जमाबंदी में अभी भी हो सकता है आप लोगों के पास अपील का केस आता होगा, लेकिन 4 साल हो गए अब तो नहीं आता होगा। हम लोग 17 में स्टार्ट किए थे, आज 21 है, तो 4 साल हो गए। सारे जो केसेस अपील में आते होंगे ऑनलाइन म्यूटेशन वाले ही आते होंगे और ऑनलाइन म्यूटेशन को ध्यान में ही रखकर ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, क्योंकि 4 साल हो गए, अब तो नए पुराने केस के में अपील नहीं आता होगा। दूसरा है सर, ये आप लोगों का फ्लो था कि आप लोग कितना करेंगे। आपका डिस्पोजल का यहाँ फ्लो है सर कि अगर डिस्पोज है तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या ऑर्डर में कंप्लायंस नीडेड है, जरूरत है। अगर है तो आपको रिकॉर्ड करना है कि किस सर्किल ऑफिसर द्वारा ये ऑर्डर का कंप्लायंस होगा। अगर नहीं है तो आप फाइनल ऑर्डर अपलोड करेंगे और उसमें सीईओ के पास कुछ भी करने के लिए मैसेज नहीं जाएगा। अभी हम लोग सर ये एडीएम सर का लॉगिन नहीं बनाए हैं, लेकिन एडीएम सर का भी रिवीजन वाला लॉगिन हम लोग तुरंत बना के उनको अवेलेबल कराएंगे। उसके बाद सर हम एक बार आपको लॉगिन करके दिखाते हैं, उसके बाद किस मेन्यू से क्या क्या काम होगा वो बताएंगे, क्योंकि आपको काम करना होगा तो ये पता होगा कि ये पर्टिकुलर काम करना है हमको, तो किस मेन्यू के अंदर से जाके हमको ये काम करना है। तो सबसे पहले हम सर एक बार लॉगिन करके और आपको दिखाते हैं। सर ये पोर्टल है हम लोगों का, ये DCLR का जो अपील वाद मैनेजमेंट सिस्टम है ये है। इसी पोर्टल से आपको सारा काम करना है सर। इस पोर्टल पर आपको ऑफिशियल लॉगिन मिलेगा, कॉज लिस्ट देखने की फैसिलिटी है, ऑर्डर जजमेंट देखने की फैसिलिटी है, टोकन स्टेटस का क्या हुआ, अगर टोकन जमा किए हैं तो वो केस में कन्वर्ट हुआ कि नहीं वो स्टेटस है, और तीसरा है केस स्टेटस। ये सारे फैसिलिटी दिए हुए हैं सर। आपको जो करना है ये सारे पब्लिक के लिए है, आपको जो करना है ऑफिशियल लॉगिन से करना है। ऑफिशियल लॉगिन में आपको क्लिक करने पर आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड सर पूछेगा। आपको DCLR सेलेक्ट करना है। यूजर आईडी में सर आपको यूजर आईडी अवेलेबल कराया जाएगा जो वो आपको इंटर करना है। अभी जैसे हम मैं DCLR.gaya से लॉगिन कर रहा हूं सर, तो सब लोग ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है आनंद जी। हाँ दिख रहा है सर ये स्क्रीन देखिए। थैंक यू। ये आपको इसलिए देखना जरूरी है कि घुसने के साथ ही, इंटर करने के साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है आपको। तो ये आपके लॉगिन करना है। लॉगिन करिएगा तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा सर। यहाँ से कोई भी मेनू क्लिक करिएगा ना तो कोई काम नहीं होगा सर। कोई भी मेनू क्लिक करिएगा कोई काम नहीं होगा। तो आपको करना क्या है सर, कि सबसे पहले असाइन टोटल नंबर ऑफ बैकलॉग केसेस, यही पूछ रहा है, ठीक है। असाइन टोटल नंबर ऑफ बैकलॉग केसेस। अब इसका क्या मतलब है,
और ये सबसे पहले आपको करना है, तभी आपको न्यू फाइलिंग या बैकलॉग फाइलिंग करने का ऑप्शन देगा। जब न्यू फाइलिंग या बैकलॉग फाइलिंग करेंगे तभी आप कोई काम कर सकते हैं। तो ये क्या मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ? सर एक बार रिपीट कर दिया जाए। ओके, लॉगिन तो करना जान गए ना, लॉगिन करके आपको यहीं आना है। हेलो, फिर से लॉगिन करें क्या? जी जी ओके, तो ठीक है, ये ऑफिशियल लॉगिन यहाँ पर दिया है। ऑफिशियल लॉगिन में जाना है, DCLR सेलेक्ट करना है, रोल में यूजर आईडी सिलेक्ट बोले थे रिपीट करने के लिए। रुक गया था ऐसे बात कर ये बता दो कि यूजर आईडी पासवर्ड जो पुराना है समय डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए बोल दिया सर रिपीट करना। शेयर किया गया सब को सर। ओके, तो कुछ लोग रिक्वेस्ट किए थे कि फिर से बताने का, तो ये आपका लॉगिन पेज है। आपको रोल में DCLR सेलेक्ट करना है, यूजर आईडी में आपका DCLR डॉट गया जैसे लिखा वैसे यूजर आईडी आपको पासवर्ड हम अभी शेयर करा देंगे। ट्रेनिंग के तुरंत बाद आपको सब लोगों का अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद पासवर्ड आपको मिला रहेगा, वो डालना है। वो नीचे जो कैप्चा दिया हुआ वो डालना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो देखिए कर्सर यहाँ पर क्लिक कर रहा है। इसका मतलब है कि सबसे पहला काम आपको ये करना है। तो यहाँ पर एक नंबर भरना है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है प्लीज इंटर टेम्पोररी केस नंबर ऑफ करेंट ईयर ऑफ योर कोड, ठीक है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक आपके पास मान लीजिए कि किसी के यहाँ 12 केस होगा, किसी के यहाँ 15 केस होगा, किसी के यहाँ 20 केस होगा। आप अपने रजिस्टर से देख लीजिएगा कि हमारे यहाँ अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर 20 वित्तीय वर्ष में 2021-22 में कितने मैनुअल में केसेस आए हुए हैं, ठीक है। वो आपको यहाँ पर भरना है। जैसे मान लीजिए गया में हम मानते हैं कि 15 केस आया हुआ है, तो यहाँ 15 भरेंगे और इसको अपडेट करेंगे। तो क्या होगा कि सिस्टम में अब जो नया फाइल करेंगे तो उसका जो केस नंबर जनरेट होगा वो 16 से जनरेट होगा, ठीक है। ये वाला ध्यान रखिएगा। अगर फिर से अगर मान लीजिए कि आप 12 भर दिया और आपको 15 केस है तो 3 केस आप कभी इंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वही नंबर भरना है जो इस फाइनेंशियल ईयर में 2021-22 में अभी तक जो चल रहा है वो भरना है, ठीक है। ये 15 भरे और यहाँ से अपडेट कर देना है। अपडेट करिएगा तो आपका सारा डैशबोर्ड खुल जाएगा, सारा फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे अभी दिखा रहा है कि ये टाइमलाइन अभी डिसाइड नहीं है, तो हम लोग BLDRA वाला 90 डेज और 60 डेज रखे हुए हैं, और ये हो सकता है और कम हो, 45 दिन और 30 दिन के अंदर में डिस्पोजल का, 30 दिन मैक्सिमम डिस्पोजल का टाइम सर बोल रहे थे कि एक टाइमलाइन डिसाइड करके हम लोग भेजते हैं। तो ये सर आपको डैशबोर्ड दिख रहा है। इसमें देखेंगे सर तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर बैकलॉग पेंडिंग केसेस। बैकलॉग के लिए क्या स्टेप है यहाँ पर दिया हुआ है, और न्यू केसेस के लिए क्या स्टेप है। ये हमारे जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं या पेशकार हैं या DCLR कोर्ट में जो DCLR कोर्ट देखते हैं उन सब लोगों को पता है कि स्टेप क्या है, क्योंकि वो BLDRA में यही सारे काम करते थे। ये बिल्कुल कुछ नया नहीं है, ठीक है। फिर भी हम एक बार आप लोगों को बताते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले ये सारे मेनू दिए हुए हैं, इस सब का क्या मतलब है, ठीक है। ये सबसे पहले जानना जरूरी है। मान लीजिए ये मेनू दिया हुआ है, उसमें क्या करना है ये पता नहीं रहेगा तो हम लोग कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, आपको मेनू बताते हैं क्या करना है मेनू में। सर पहला मेनू में था न्यू फाइलिंग। न्यू फाइलिंग में अब मैनुअल मेथड से पहले का नहीं, अब मैनुअल मेथड का मतलब आप 1 अगस्त को स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास 1 अगस्त को कोई केस आ रहा है, तो उसको कैसे सिस्टम में इंटर करना है, तो वो न्यू फाइलिंग से इंटर करना है। क्या करना है वो हम अभी बताएंगे। न्यू फाइलिंग में आपको 1 अगस्त या 1 अगस्त से बाद का जितने भी केसेस आएंगे वो, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे केसेस आपके पास वैसे भी पड़े हों जिसको कि आप केस नंबर नहीं दिए हों, आपके यहाँ बस दायर हुआ है और उसको डिफेक्ट चेक अभी नहीं हुआ और उसका ये नहीं हुआ है,
तो उसको भी आप न्यू फाइलिंग से दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू फाइलिंग में क्या दायर होगा, एक जो कि नए केसेस आवेदक 1 अगस्त से लेकर आएगा, दूसरा कि जो आपके पास जिसमें अभी डिफेक्ट चेक में हो और उसका अभी अपीलवाद संख्या नहीं मिला हुआ हो, उसको भी आप न्यू फाइलिंग से दायर कर सकते हैं। दूसरा है बैकलॉग फाइलिंग। बैकलॉग फाइलिंग में आपको इंटर करना है वो सारे केसेस जो कि अब तक डिस्पोज नहीं हुआ हो, म्यूटेशन का, अपील का, वो सारा केस जो कि डिस्पोज नहीं हुआ हो, वो बैकलॉग फाइलिंग में आपको इंटर करना है। मॉडिफाई फाइलिंग में आपको क्या करना है, ये जितने भी केसेस फाइल हो रहे हैं उसको अगर उसमें कुछ मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई फाइलिंग में जाएंगे। व्यू फाइलिंग में क्या, जितने भी फाइल करेंगे उसको अगर देखना है कि कौन कौन सा केस हमारे यहाँ फाइल हुआ है तो व्यू फाइलिंग से देखेंगे। नेक्स्ट है डिफेक्ट चेक। डिफेक्ट चेक में क्या करना है, तो जो भी नया फाइल करिएगा उसको एक टेम्पररी नंबर मिलेगा, उसके बाद उस दस्तावेज की जांच होगी कि इसको दायर करना है कि नहीं। अगर दायर करना है तो यहाँ से आपको डिफेक्ट चेक में जाकर उसको एक्सेप्ट करना होगा। अगर दायर करने योग्य नहीं है तो आपको रिजेक्ट करना होगा। रिजेक्ट करने पर आपको कुछ कमेंट लिखना होगा कि ये कारण से आपका रिजेक्ट किया जाता है, और वो मैसेज आपको रैयत के पास चला जाएगा और फिर से वो चीज लेकर आएगा। तो डिफेक्ट चेक में ये होता है। डिफेक्ट चेक में एक्चुअल में होता है क्या, टेम्पोररी नंबर से केस नंबर जनरेट होता है डिफेक्ट चेक के अंदर। प्रिंट रिसिप्ट में आपको आवेदक का जो पावती होता है वहां पर आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद बेंच एलोकेशन है। ठीक है, तो सबको पता है अभी जैसे पिछले बार करते थे कि कोई भी केस पहली बार सिस्टम में जनरेट होता था और उसको कोई बेंच एलोकेट करना है, मतलब फर्स्ट टाइम सुनवाई करना है, तो बेंच एलोकेशन में फ्रेश केस में जाकर उसको पहली बार सुनवाई का डेट देना है। ठीक है, एक बार किसी की भी सुनवाई हो गई तो वो केस प्रोसीडिंग से फिर आगे का डेट दिया जाना है। तो पहली बार जो बेंच एलोकेशन फ्रेश केस से होगा बेंच एलोकेशन, और उसके बाद फिर केस प्रोग्रेस से होगा। दोनों में सेम काम होता है, बट केस प्रोसीडिंग में क्या होता है कि एक बार किसी की सुनवाई हो चुकी है तो उस सुनवाई को प्रोसेस करते हैं आगे। और फ्रेश केस बेंच एलोकेशन में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम किसी का अगर बेंच डिसाइड होता है कि बेंच एलोकेट करना है, मतलब सुनवाई करना है, तो फ्रेश केस वाले से बेंच एलोकेट होता है। नेक्स्ट है केस प्रोग्रेस। केस प्रोग्रेस में पहली सुनवाई के बाद आगे का अगर एडजर्न करना है, डिसमिस करना है, डिस्पोज करना है तो केस प्रोग्रेस से होगा। अपडेट प्रोग्रेस से क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी का डेट, अगर केस प्रोसेस द्वारा तारीख डेट सुधारना है, मान लीजिए कि कोई डेट दिए हुए हैं हम लोग 4 तारीख का, फिर आके रिक्वेस्ट कर रहा है कि 4 तारीख को हम लोग ने दोनों पार्टी कर रहा है कि हम लोग का 10 तारीख को सुनवाई किया है, तो अगर वैसा करना है तो यहाँ से सुनवाई का तारीख यहाँ से सुधरेगा। बल्क ट्रांसफर केस, बल्क ट्रांसफर केस हम लोग पिछला बार ऐड किए थे, बहुत जगह से आया था रिक्वेस्ट कि हम लोग किसी दिन क्या होता है कोर्ट रखते हैं और किसी कारणवश पूरा का पूरा केस हम लोग सुनवाई नहीं कर पाते हैं, कहीं चल जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर में, कहीं चल जाते हैं इंक्रोचमेंट में, तो उस दिन का सारा केस को किसी अगले दिन सुनवाई करना होता है। तो ये बल्क ट्रांसफर है कि अगर एक किसी दिन में 50 को केस रखा हुआ है आपने सुनवाई के लिए और 50 केस आज सुनवाई नहीं कर पाए और चाह रहे हैं कि 50 सुनवाई का कल के डेट में सुनवाई करें, तो यहाँ से बल्क ट्रांसफर केसेस में से आप 50 का डेट आप चेंज कर सकते हैं बल्क ट्रांसफर से। अपलोड में है सर अपलोड ऑर्डर और डिलीट ऑर्डर। अपलोड जब ऑर्डर करिएगा तो आपको क्या ऑर्डर दिए हैं, हर एक डेट का ऑर्डर आपको अपलोड करना है, जजमेंट अपलोड करना है, और किसी डिलीट करना है, किसी मान लीजिए कोई गलत आदेश चढ़ा दिए हैं तो उसको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है सर, केस स्टेटस मेनू में सर्च के अंदर में एक केस स्टेटस देखने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। रिपोर्ट में सर आपको एक टाइमलाइन रिपोर्ट दिया हुआ है, एक कंप्लायंस रिपोर्ट दिया हुआ है। ये दोनों रिपोर्ट आपको, टाइमलाइन रिपोर्ट मतलब कि अगर 45 दिन के अंदर डिस्पोज होना था, कौन नहीं डिस्पोज हुआ, वो दिया हुआ है। कॉज लिस्ट में सर आपको कॉज लिस्ट बनाना पड़ता है, जैसे आज कल आपको अगर सुनवाई करना है तो आज के दिन में आपको कल का या 3 दिन पहले या 2 दिन पहले कॉज लिस्ट क्रिएट करना होता है। कॉज लिस्ट क्रिएट करने का यहाँ पर क्रिएट कॉज लिस्ट, मॉडिफाई कॉज लिस्ट, पब्लिश कॉज लिस्ट और कॉज लिस्ट हिस्ट्री, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कॉज लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर केस के अगेंस्ट में, या फिर कॉज लिस्ट मान लीजिए आज हमको सुनवाई करना है, कल सुनवाई करना है, तो आज हम कॉज लिस्ट बनाएंगे तो आज का डेट डालेंगे और कॉज लिस्ट पर क्रिएट क्लिक करेंगे तो पूरा कॉज लिस्ट कल का क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये सर फ्लो है। बैकलॉग में क्या करना है,
बैकलॉग में एंट्री करना है, उसके बाद फ्रेश केस मेनू से आपको पहला डेट देना है, कॉज लिस्ट बनाना है, उसको कॉज लिस्ट को पब्लिश करना है, उसके बाद कॉज लिस्ट के बाद केस प्रोग्रेस मेनू से जाकर उसका प्रोसेस करना है, और उसका जब प्रोसेस हो जाए तो डिस्पोज करना है। ये सर हम यूजर मैनुअल आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं ग्रुप में, सुबह में ही मॉर्निंग में 8 बजे हम इसको बना के आपको शेयर कर चुके थे। उसके बाद न्यू केसेस को किस तरह से प्रोसेस करना है, तो न्यू केसेस में आपको एक बस डिफेक्ट चेक वाला ऑप्शन इंटर होता है, उसके बाद फिर से फ्रेश केस होता है। मतलब बैकलॉग फाइलिंग और फ्रेश केस फाइलिंग दोनों का प्रोसेस सेम तरीका से होता है। नए फाइलिंग में क्या करना होता है कि एक बार डिफेक्ट चेक में जाकर उसको केस नंबर भी असाइन करना होता है। बाकी में आपको बैकलॉग वाले में केस नंबर ऑलरेडी पहले से ही डिफाइंड होते हैं, इसलिए ये समीक्षा वाला काम, डिफेक्ट चेक वाला काम नहीं करना होता है। उसके बाद यूजर मैनुअल है सर। तो यूजर मैनुअल हम आगे ना बता के, यूजर मैनुअल लिखा हुआ है कि कैसे कैसे क्या करना है, हम आपको ऑनलाइन ही करके दिखा देते हैं। ये सर पोर्टल है, सबसे पहले न्यू फाइलिंग में जाना है सर। तो जैसा कि हम बताएं कि ये जो पोर्टल बनाए हुए हैं हम लोग, ये केवल ऑनलाइन म्यूटेशन से जो केसेस डिस्पोज हुए हैं उसके अपील के लिए, क्योंकि अभी 4 साल हो गए, तो 4 साल से पहले वाले केस तो ना ही आते होंगे। 4 साल हो गए तो अब क्या उसमें अपील आता होगा। तो ये नए केसेस में जो नए ऑनलाइन म्यूटेशन से जो केस डिस्पोज हुए हैं उसके अगेंस्ट में जो अगर आ रहा है तो उसके लिए है सर। मान लीजिए गया सदर हुआ, गया सदर में इतने अंचल आ रहे हैं, बोध गया का चाहे मानपुर का कोई केस आया है, मानपुर अंचल का कोई केस आया हुआ अपील में, मान लीजिए कि 42 नंबर म्यूटेशन केस है और उसके अगेंस्ट में कोई अपील करने आपके पास आया हुआ है मानपुर का, तो सबसे पहले अगर उसको फाइल करना है तो न्यू फाइलिंग में जाना है, मानपुर सिलेक्ट करना है, मानपुर सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड करना है। जिस अंचल का रहेगा केस उस अंचल को सिलेक्ट करके प्रोसीड करना है। उसके बाद यहाँ पर केस नंबर डालना है, मान लीजिए 42 केस नंबर है और ईयर है 2021। गेट डिटेल पर क्लिक करते हैं तो ये केस है रविकांत कुमार का। ये पूरा डिटेल दिखाने लगेगा आपको कि कौन सा म्यूटेशन केस है और इसका क्या स्टेटस है। ये रविकांत कुमार का है, डीड नंबर इतना, डेट रजिस्ट्रेशन डेट इतना है, प्लॉट नंबर इतना, खाता नंबर इतना, हल्का नंबर 9 में म्यूटेशन का केस आया हुआ था और ये करेंट स्टेटस ये है कि इसका करेक्शन स्लिप जनरेट हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अब आपको रैयत से सर्टिफाइड कॉपी या कोई कॉपी नहीं मांगना है कि म्यूटेशन का सीओ का आदेश लाओ, कर्मचारी का आदेश लाओ, सीआई का आदेश लाओ, करेक्शन स्लिप लाओ, और ये सब चीज आपको मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको यहाँ व्यू पर क्लिक करिएगा ना तो ये सारा चीज आपको दिखेगा। जैसे देखिए डीसीएलआर सर लोग देखिए, इस चीज को थोड़ा सा मेटिकुलसली हाँ, देखना ये, होगा, समझना हाँ, होगा, ये देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि सर हम तो एक दिन बता के बस हम यहाँ रह जाएंगे। काम तो सर लोगों को ही करना है और उनके ऑपरेटर लोग और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को करना है। स्पेशली तो ऑपरेटर्स जरूर देखें। हाँ, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जरूर देखें, समझे कि कैसे करना है। ये जैसे 42 नंबर केस था सर, ये डिस्पोज हुआ केस है। ये 8 मई 2020 को हुआ था, 22 जून को ये फर्स्ट हियरिंग हुआ था, कर्मचारी के पास पैरोल हुआ था 22 जून को, 26 अगस्त को कर्मचारी ने अपना रिपोर्ट जमा किया और 29 अगस्त को सीआई ने, फिर आम सूचना खास सूचना हुआ, रजिस्टर टू अपडेट हुआ, करेक्शन स्लिप जनरेट हुआ और 3 अक्टूबर 2020 को ये केस डिस्पोज हुआ और ये सीओ साहब का रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें दस्तावेज क्या था, दस्तावेज अगर देखना है तो दस्तावेज भी यहाँ सीओ साहब देख सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर डाउनलोड फाइल पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद ये दिख नहीं रहा है, करेक्शन स्लिप के बाद का कुछ चीज दिख नहीं रहा है। क्या दिख नहीं रहा है सर? आनंद जी, अभी जो आपने बताया स्टेटस करेक्शन स्लिप जनरेटेड को व्यू करने पे, उसके बाद का वो कोई चीज ये नहीं हो रहा है, व्यू हो रहा है, बस सिंपल जो पुराना है स्टेटस वही दिख रहा है। स्क्रीन फ्रीज हो गया क्या? स्क्रीन फ्रीज हो गया क्या? स्क्रीन हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको नहीं दिख रहा है? स्क्रॉल नहीं दिख रहा है। लॉग आउट करके फिर लॉग इन करो। अब दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? यूजर मैनुअल दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है, यूजर मैनुअल दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है सर।
यहाँ तक समझ गए सर कि अगर कोई केस है उसको प्रोसीड करना है, म्यूटेशन केस नंबर डालना है, केस ये डालना है, गेट डिटेल पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर व्यू वाला ऑप्शन है, व्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, व्यू पर क्लिक करिएगा तो आपको ये स्क्रीन दिख रहा है। अब स्क्रीन दिख रहा है सर? हाँ अब दिख रहा है। ओके ठीक है सर, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। ओके यहाँ पर सर ये 8 मई को हुआ था, उसके बाद ये 3 अक्टूबर को डिजिटली साइन होकर डिस्पोज हो गया है सर केस। ठीक है, अब इसमें देखिए दस्तावेज का ब्यौरा पूरा है, डॉक्यूमेंट का डिटेल, एप्लीकेंट डिटेल, यहाँ पर डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है कि कौन सा डॉक्यूमेंट देकर वो म्यूटेशन कराया था, और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। एप्लीकेंट का डिटेल, वेंडी का, वेंडर का, प्लॉट का डिटेल यहाँ दिया हुआ है सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉपी ऑफ रिसीट, जो एक्नॉलेजमेंट रिसीट होता है वो आपको देखने का ऑप्शन है, आम सूचना देखने का ऑप्शन है, खास सूचना देखने का ऑप्शन है, कर्मचारी और सीआई का रिपोर्ट देखने का ऑप्शन है, सीओ का ऑर्डर देखने का ऑप्शन है, और कॉपी ऑफ करेक्शन स्लिप। इससे अधिक को म्यूटेशन में कोई डॉक्यूमेंट होता नहीं है। नहीं बिल्कुल होता है। जैसे बीच के प्रोसेस के क्रम में अगर कोई आदमी आपत्ति देता है या कोई आदमी अपने कागज को और ये देता है कि हाँ भाई ये मेरा पूर्व विक्रेता का हमारा रसीद है, वो सब देता है, तो वो सब तो वो हार्ड कॉपी में वो देता है, वो अगर अपलोड तो होता नहीं है, तो वो तो ऑफिस में ही, सीओ के ऑफिस में वो रहता है सब कागज। ओके ठीक आप बात समझ रहे हैं आनंद जी? सर हम समझ गए। वो डॉक्यूमेंट भी म्यूटेशन के पोर्टल पर ये होता है, क्या बोलते हैं, अपलोड होता है। हम यहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट भी मतलब डाउनलोड देखने का फैसिलिटी आपको दे देते हैं। वो सारे, जैसे भी कर्मचारी कोई रिपोर्ट अगर अपलोड करता है या फिर शीट का अपलोड करता है, तो वो भी उसको देखने अपलोड करता है सीओ के यहाँ, और सीओ को भी कोई कागजात मिलता है तो अपने फाइनल ऑर्डर से पूर्व वो सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर कोई डॉक्यूमेंट होता है सर जो कि आपको वांछित है, तो आपको ऑप्शन मिला हुआ है कि आप उसको अपलोड कर सकें आप अपने लॉगिन से। ठीक है, तो ये सारे ऑर्डर जो होता है कि जैसे आपके यहाँ केस करने के लिए कोई आता है तो उसको बोलते हैं कि ये सारे चीज का आप सर्टिफाइड कॉपी लाइए, तो ये आप यहीं से देख सकते हैं, अब उससे मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट डिजिटली साइन है और हमारे सर्किल ऑफिस से ही ये इशू हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि आगे। अब उससे बात पूछेगा सर कि अगर इसमें अगर करना है, आप प्रोसीड करना चाहते हैं आगे, तो पूछेगा कि कौन आदमी इस केस को फाइल कर रहा है। थर्ड पार्टी कर सकता है, या बायर कर सकता है, या सेलर कर सकता है, या सीओ कर सकते हैं। यही 3 आदमी कर सकते हैं। ये तीनों का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। सीओ भी कर सकते हैं, सेलर भी कर सकते हैं, बायर भी कर सकते हैं, और अदर भी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि सेलर कर रहा है या फिर सीओ कर रहे हैं या अदर कर रहे हैं, तो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर नाम लिखना है। हेलो आनंद जी। जी सर, बोलिए सर। सर सर पटना सदर डीसीएलआर सर कुछ पूछ रहे थे। हाँ आनंद जी, एक समस्या ये है कि अगर एलसीआर की डिमांड करने का अगर हम लोग प्रावधान हटा दें, तो उससे जो एक रेवेन्यू हमारे यहाँ जो आता है नकल के इस क्रम में, वो भी एक राजस्व ही है एक तरह से। वो चीजें कहीं ना कहीं वो हट जाएगी वो हम लोगों से। सर्टिफाइड कॉपी तो सर आप जब ऑनलाइन लगान कर दिए तो ऑनलाइन लगान का कॉपी लोग नहीं, जैसे आप आदेश का सर्टिफाइड कॉपी मांगते हैं, एलसीआर में प्रत्येक पेज का 5 रुपए के हिसाब से वो नकल खाना में जाता है और 5 रुपए के आसपास से लग के आता है। वह भी एक प्रकार का राजस्व की हमारी उसकी क्षति होगी उससे। सर निम्न न्यायालय को फिलहाल तो सर अगर हम लोग ऑनलाइन के साथ साथ हम लोगों को ऑफलाइन भी रिकॉर्ड को ये संधारित करना है। अंचल कार्यालय को इस तरह का निर्देश प्राप्त है, तो वो अगर उसको लाने में कोई क्या दिक्कत हो रही है,
उसका अगर कॉपी आने में ठीक है, आपको कॉपी लेना है तो ले सकते हैं सर, लेकिन हम लोग अब डिजिटली साइंड अगर सब चीज कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर उसको कोई सर्टिफाई कराने जाए, सीओ का ऑर्डर अगर हम लोग सीओ से हम एलसीआर की मांग करते हैं तो एलसीआर की जरूरत ही नहीं है। अब तो फिर आपके हिसाब उस हिसाब से तो फिर एलसीआर की जरूरत ही नहीं होगी। सारे डॉक्यूमेंट तो सर आपको यही मिल रहे हैं। अगर सर हम लोग अपने ही ऑफिस में इस डॉक्यूमेंट को नहीं मानेंगे, अगर डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट को नहीं मानेंगे, तो पब्लिक भी इस सीओ के डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट को क्या मानेगा? वो फिर अपने मतलब ठीक है, अगर प्रावधान ऐसा हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर ऐसा म्यूटेशन में तो ऑनलाइन प्रावधान हो ही नहीं गया है कि ऑनलाइन डिजिटली साइन होगा, सब चीज होगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो डिजिटली साइन है वो वैलिड है। ठीक है, अच्छी बात है। आनंद जी सर, DCLR सेरघाटी बोल रहे हैं। एक बात बताइए, इसमें जो है प्रोसेस वगैरह होता है, कहीं कोई इंटरवीनर बनना चाहता है तो वो कैसे करेंगे, उसका क्या मॉड्यूल दिया है? सर इसमें जैसे 2 पार्टी का ही अभी करके बनाए हुए हैं हम लोग, एक तीसरा पार्टी अगर करना है तो हम लोग इंटरवेनर का भी एक ऑप्शन ऐड कर दे रहे हैं। किसी पर्टिकुलर उसको कीजिए, किसी रैयत को ऐड करना है, किसी थर्ड पार्टी को ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर, ये हम लोग ध्यान में नहीं, ऑप्शन है ना, ऑप्शन है ना इसमें? ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऐड कर देते सर। जी अरे आनंद जी, एक सुनिएगा बात मेरा। बिल्कुल सुन रहे हैं सर, बताया जाए। कृष्ण बोल रहा हूँ। इंटरवेनर तो ठीक है, वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो होते हैं वो बीच में गुजर जाते हैं। वो स्टडी है सर हम समझ गए। हमको अगर बीच में अगर किसी रैयत को घुसाना है, इस पर्टिकुलर केस में टैग करना है, तो उसका नाम ऐड करने का हमको फैसिलिटी देना पड़ेगा। सर का मतलब सब लोगों का यही कहना है कि एक और रैयत, मान लीजिए आपका भी वही कहना सर कि कोई गुजर गया तो उसके बदले में किसी थर्ड पार्टी को ऐड करना है, तो हम एक ऐड करने का ऑप्शन दे देते हैं। एक तीसरा पार्टी अगर कोई है तो उसको ऐड करने का ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। एक और कहना चाहेंगे आनंद जी, बिल्कुल सर। अगर मानिए कोई केस कोई जो है अभिलांच जो है केस विड्रॉ करना चाहता है, उसके लिए क्या ऑप्शन है? केस विड्रॉ करना चाहता है, लड़ना नहीं चाहता, डिसमिस कर लीजिए सर। हाँ, तो विड्रॉ करना चाहता है, डिसमिस कर लीजिए सर। उस आपको ऑप्शन मिला हुआ है कि डिसमिस कर लेंगे, उस केस को डिसमिस किया, एप्लीकेंट कर रहा है। समझाया कि भाई वो चीज जो था वो है नहीं अभी। आनंद जी, एक और बात करना था मुझे। सर बताइए। कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सीओ जो अपना आदेश पारित करते हैं तो उसमें कुछ जैसे कि मतलब कुछ बिंदुओं पे लोग दखल कब्जा नहीं करते हैं, चाहे कुछ पर वांटेड रहता है, तो उसके हम लोग रिमांड करते हैं। तो किसी को सुनवाई किसी का करते हैं नहीं, वो कभी कभी बहुत ही वो लोग स्टेप को ओवरलैप कर जाते हैं। तो अपने रिमांड के लिए इसमें क्या करना होगा हम लोगों को? सर हम ये बात पूछे थे, क्या बोलते हैं, विनोद कुमार झा सर से कि रिमांड का ऑप्शन क्या करेंगे सर? तो बोले कि वैसे भी अगर म्यूटेशन केस अगर सीओ अपना आदेश मतलब पास कर दिए ऑनलाइन म्यूटेशन में, तो उनको उसको चेंज करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर उनको उसमें कोई भी चेंज करना है तो आपके आदेश से उस पर्टिकुलर म्यूटेशन केस को निरस्त करेंगे, आदेश को निरस्त करेंगे और फ्रेश म्यूटेशन करेंगे। नहीं, अगर हम मान लीजिए कि सुनिए, होता क्या है कि रिमांड में अगर रिमांड हम नहीं लिखते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो अगला के पास एक ऑप्शन है ना, रिवीजन में चला जाएगा। वो क्यों सीओ के पास जाएगा? तो उसके बाद आपने निरस्त कर दिया, अब तो ये इससे ऊपर के क्रम में जाएगा वो अगला, तो नीचे कितना सीओ के पास जाएगा उसी केस नंबर के लिए? नहीं सर, आप रिमांड क्यों करते हैं? रिमांड इसलिए करते हैं कभी कभी क्या होता है कि सीओ लोग बिना पार्टी को किसी को सुने हुए ही वारिसान जो ही फरीकेन होते हैं वो एक तरफा आदेश पारित कर देते हैं। बिल्कुल, वही हमारे कोर्ट में प्रे करते हैं कि भाई हमारी बात को सुना नहीं गया, उसको हम लोग रिमांड करते हैं कि भाई इनकी बात को सुनिए आप। तो इसीलिए तो सर अपील का बात होता है। अपील का बात तो इसीलिए होता है कि सीओ बिना सुनवाई किए हुए आपके अपना आदेश पास कर देता है और लोग फिर अपील में जाते हैं DCLR सर लोगों के पास। देखिए, जब हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं ना, तो अगला जब हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं ना, अरे आनंद जी, जब हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं ना, उसके बाद आप इस केस के विरुद्ध आप ऊपर में जाइएगा ना, हाँ, रिवीजन में जाइएगा ना, फिर पता चला है कि आवेदक फिर वही सेल लीड नंबर से फिर वही आवेदन करा, तो लेगा आपका फिर से वो। सर आनंद जी, इसमें एक बात कहना चाहेंगे
रिमांड बैक जो जनरली होता है वो होता है कि जैसे सीओ ने जो है दखल कब्जा को बिना देखे हुए आदेश कर दिया, या कुछ इस ढंग से जो है कागजात उसने प्रोड्यूस किया था फिर भी उसकी अनदेखी करके जो है आदेश पारित कर दिया। तो रिमांड बैक में हम किसी के ना अपीलांट के आवेदन को स्वीकृत नहीं करते, ठीक है। उसके जो है हम उसको भेज देते हैं कि इसको रिमांड बैक किया जाता है और कागजातों या दखल कब्जा के आधार पे जो है आप दाखिल खारिज की कार्रवाई पुनः करना सुनिश्चित करें। तो इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए रिमांड बैक का एक अलग से सर, क्योंकि उसमें अपीलांट का जो है रिलीफ को हम ग्रांट नहीं करते। सर आप सर एक बार सर मेरा बात सुना जाए कि ऑनलाइन म्यूटेशन में सीओ अपना आदेश कर दिए, उसको चेंज करने का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो रिमांड भी अगर करेंगे आप तो उस पर्टिकुलर केस को बिना कैंसिल किए हुए फिर से वो पुनः कोई दूसरा आदेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो करते हैं तो ऑनलाइन में एक जमाबंदी क्रिएट होती है और उस जमाबंदी जो ऑनलाइन म्यूटेशन से क्रिएटेड जमाबंदी होती है उसमें किसी प्रकार का सुधार करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो रिमांड बैक में आपको सर ये करना है सर, आदेश तो वही आपका हुआ कि पर्टिकुलर जो आपका आदेश था पहले का उसको हम निरस्त करते हैं, फिर से सुनवाई करके आप आदेश करिए। आपका तो यही ना आदेश होता है कि आपका पहले का जो आदेश है उसको हम आदेश में जो है ना उसमें जो अपीलांट जो रिलीफ मांगा उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, उसको स्वीकृत नहीं करते। हाँ। फिर से जो है दोनों पक्षों की सुनवाई करके और दखल कब्जा देख के वो जो है मुखर आदेश पारित करने का जो है डायरेक्शन देते हैं सीओ। मैक्सिमम केसेस तो इसीलिए आते हैं सर कि सीओ गलत आदेश कर देते हैं बिना दखल कब्जा देखे हुए या किए हुए, तो सीओ के आदेश को ही निरस्त करना होता है। उसमें ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं रहता है कि आप अपीलार्थी के पक्ष में दाखिल खारिज की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। हो सकता है कि उसमें पोजीशन का ही जो है वो दावा जो है सही हो और उसी के पक्ष में आदेश पारित करे सीओ, मैंने पुनः जो है फ्रेश आदेश पारित करने का आदेश रहता है उसको। आनंद जी मैं बोल रहा हूँ, देखिए इसमें मैटर कहाँ फंस जाएगा अगर इसको नहीं हम लोग रिमांड वाला को डालेंगे। जी सर। अगर मान लेते हैं कि किसी ने जमीन क्रय किया, ठीक है जी सर, उसका म्यूटेशन हो गया, ठीक है, उसके अगेंस्ट में कोई अपील में हमारे कोर्ट में आया और हम लोग का इस बात का समाधान हो गया कि भाई अगला का जो है सुनवाई का उसके फरीकेन को युक्ति मौका नहीं दिया गया, दखल कब्जा देखा गया, हम उसको अगर रिमांड नहीं करते हैं एक तरफा रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो रिजेक्ट करने के बाद तो अगला के पास जो विकल्प है हमसे क्षुब्ध है कोई तो वो तो जाएगा एडीएम सर के पास जाएगा वो। जी सर। सीओ के पास उसी डीड नंबर से फिर से फाइल नहीं कर पाएगा वो, जिसको सीओ ने रिजेक्ट कर, जिसको सीओ ने एक बार जिस पे निर्णय ले लिया है तब तो भाई उस पर अब क्या निर्णय लेगा, अब तो जो डीसीएलआर है उस पर निर्णय ले लिया उसके अगेंस्ट में तो आदमी जाएगा उस एडीएम सर के पास जाएगा। अगर हम रिमांड कर देते हैं तो उसी डीड नंबर पे उसी केस नंबर पे वो अपना निर्णय ले लेगा कि हाँ भाई हम फिर से सुनवाई करेंगे, हम दखल कब्जा देखेंगे। अगर हम अपने स्तर पर रिजेक्ट कर देते हैं, डीसीएलआर अगर रिजेक्ट कर देता है तो उसके पास विकल्प तो सिर्फ एक ही बचा है कि अब एडीएम सर के पास जाए। सेम डीड नंबर से फिर कैसे लेगा आपका बताइए, तो हमको फिर से कैसे रिन्यू होगा, नया केस कैसे पड़ेगा सर? तो फिर डुप्लीकेसी बहुत आ जाएगा ना कि एक ही डीड नंबर से 3 बार 4 बार केस खुल रहा है। नहीं सर सीओ के पास ये ऑप्शन है, आपके आदेश आप जो आदेश करिएगा सर उसके अगेंस्ट में केस इनिशिएट करेगा, और सीओ के पास ये भी ऑप्शन है, आम पब्लिक के पास ये ऑप्शन नहीं है कि एक बार कोई डॉक्यूमेंट से डीड नंबर से कोई अपील मतलब केस फाइल म्यूटेशन फाइल कर दिया तो दोबारा उस पर्टिकुलर डीड से दोबारा कोई केस फाइल नहीं कर सकता है। लेकिन सीओ के पास ये ऑप्शन होता है सर, ये म्यूट करके बोलना पड़ेगा। आनंद जी सर अनम्यूट करके बोलिए, बहुत लोग अनम्यूट कर ले रहे हैं। जो भी रिमांड केसेस का डिस्कशन हो रहा है जी, रिमांड केसेस में हेलो सुन रहे हैं सर? हाँ, रिमांड केसेस जितने डिस्कशन हुए उसमें जिस ऑर्डर के अगेंस्ट हमको अपील फाइल होता है, हम जब रिमांड करते हैं तो सीए को ऑर्डर को हम डिसमिस करके उसको सेटिस्फाइड करके ही हम रिमांड करते हैं।
बिल्कुल। तो इसमें वो जब सुनवाई करेंगे, जिस पॉइंट को हम हाईलाइट किए हैं या जिस पे उन्होंने कोई रिपोर्ट या अपने प्रतिवेदन में साफ साफ नई ऑर्डर में मेंशन किया है, हम चाहते हैं कि सीओ पुनः उन चीजों पे क्लियर कट अपना व्यू अंकित करें, नोट करें। जब हम पुराने पास ऑर्डर को कैंसिल ना करेंगे तो वो फ्रेश सुनवाई कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए जितने भी रिमांड केसेस हैं, हम उसमें सीओ के प्रीवियस ऑर्डर को, जिस पे हमारे यहाँ अपील फाइल है, उसको कैंसिल करना ही करना है, तभी हम रिमांड करते हैं। दूसरी मेरा एक पॉइंट है कि जैसे नया डॉक्यूमेंट कोई हमारे सुनवाई के क्रम में पाया जाता है, मिलता है, तो उसको हम अपलोड करने, स्कैन करके अपलोड करने का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि नहीं। क्योंकि कई नए डॉक्यूमेंट हमारे पास आते हैं सुनवाई के क्रम में, जिसको हम वो करते हैं, व्यू करते हैं, उस पे अपना ऑर्डर बेस करना चाहते हैं, तो उसको स्कैन करके अपलोड करने का ऑप्शन इसमें है कि नहीं, वो हम जानना चाहते हैं। सर फैसिलिटी है, आपके अपने आदेश को भी अपलोड करने की फैसिलिटी है और उनके कागज को भी अपलोड करने की आदेश फैसिलिटी है, आपके अपने आदेश लिखने की भी फैसिलिटी है। ओके, थैंक यू। आनंद जी खड़गपुर से बोल रहे हैं। जी सर। इसमें जो आपका नेम ऑफ रेस्पोंडेंट्स है, नेम ऑफ रेस्पोंडेंट्स कई बार एक से ज्यादा होते हैं, 10-10, 12 तक होते हैं और अलग अलग सेट्स में होते हैं, एक ही फैमिली के नहीं होते हैं, अलग अलग 2-2 सेट में, 3-3 सेट में रेस्पोंडेंट होते हैं। एप्लीकेंट भी कई बार एक से ज्यादा होते हैं, तो उसका ऑप्शन इसमें होना चाहिए। रेस्पोंडेंट्स जो है मोर देन 1 सेट्स में, या जो 8 लोग 10 लोग रहते हैं, 3 लोग एक फैमिली के हैं, एक सेट में हो गए हैं, फिर 3 लोग एक फैमिली के अलग सेट में होते हैं, तो उसका ऑप्शन इसमें रहना चाहिए। जो अभी आप शो कर रहे हैं स्क्रीन, उसमें वो नहीं दिख रहा है। हाँ सर, वही बोले कि मोर देन 1 का अगर ऑप्शन अगर रैयत है तो वो ऑप्शन हम डाल देंगे अभी। अच्छा आनंद जी, एक चीज और मैटर है, ठीक है जी सर। वो तो ठीक है, 2017 से शुरू हुआ हम लोग का ऑनलाइन, लेकिन बहुत सारे कुछ केसेस हमारे ऐसे भी आते हैं जो 10 साल पुराना आते हैं, ठीक है, और इसमें मतलब वो लोग हम लोग को कन्विंस भी कर पाते हैं किसी किसी मैटर में कि भाई हमको जानकारी नहीं थी, हम कहीं थे, जो मतलब बिना जानकारी का ही म्यूटेशन सीओ ने पहले कर दिया है। अगर सपोज करते हैं हम 17 से पहले का केस को टेकअप करते हैं, तो उसमें कैसे करना होगा हम लोग? उसके लिए तो अभी फैसिलिटी इसमें नहीं दिया हुआ है सर, लेकिन हम डाल देंगे। ये जरूरी है क्योंकि बहुत सारा केसेस आते हैं 2010 म्यूटेशन एक जब से लागू हुआ 2011 से, उसके बाद के भी केसेस आते हैं, कभी कभी तो मैं देखा हूं कि 2003-4 के भी केसेस आते हैं। आनंद जी सर। इसी सिलसिले में मेरा भी क्वेश्चन है। मैं किशनगंज से बोल रहा हूँ। किशनगंज में कुछ केस ऐसे भी हैं जो 2011-12 से अभी भी लंबित है। हालांकि मैंने बहुत को डिस्पोजल किया है, लेकिन कुछ अभी भी बचा हुआ है। उस पर क्या कार्रवाई होगी, उस पर कैसे होगा? सर वो बैकलॉग से इंटर करने का ऑप्शन है। नहीं, वो तो ऑनलाइन वाला नहीं है। 2011-12 में इनिशिएट हुआ है केस और आज भी लंबित है। ओके, तो ऑफलाइन 2011-12 9 साल से केस चल रहा है। ठीक है सर, हम बैकलॉग फाइलिंग में वो ऑप्शन दे देंगे। ठीक, बैकलॉग फाइलिंग्स में आप इंटर कर सकते हैं वो। इसमें भी दीजिएगा जो फिर से जो फ्रेश ऑनलाइन केसेस होगा, जो 7 साल 8 साल 10 साल पुराना भी कोई अगर फाइल करते हैं और ये बेंच को इस बात का समाधान हो जाता है कि नहीं जेन्युइनली जो है अगला को पता नहीं था, अगर उसको एडमिशन के बिंदु पर एडमिट किया जाता है और एक केस आगे चल के कंटेस्ट भी होता है, तो उसके लिए भी एक विकल्प दे दिया जाए। ठीक है, हम समझ गए सर, हम ऑप्शन दे देंगे इसमें। ठीक है, हम ऑप्शन दे देंगे सर। सर ये भरने के बाद आपको मल्टीपल पार्टी का एक्चुअली हाईकोर्ट में भी होता है कि अगर मल्टीपल पार्टी होते हैं तो फर्स्ट पार्टी एंड अदर्स करके रहता है। एंड सॉफ्टवेयर इज द सॉल्यूशन ओनली फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड मैनेजमेंट, क्योंकि वो फिजिकल रिकॉर्ड में सारी इंफॉर्मेशन रखती है। उसके बाद सर इसमें वकालतनामा और अफिडेविट 2 चीज अपलोड करने का हम लोगों को बताया गया था, तो ये 2 ऑप्शन इसमें डाला हुआ है। और उसके बाद आपको सर सेव करना है। ओह बहुत ज्यादा देर हो गई।
सर ये जैसे ही सेव करेंगे सर आपको एक टेम्पोररी नंबर मिलेगा, जैसे ये मिला टेम्पोररी नंबर। अभी इसमें केस नहीं जनरेट हुआ है सर, ये टेम्पोररी। जोड़ देना चाह रहा हूं। अच्छा, एक चीज मैं इसमें जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो आईटी रिलेटेड पर्सनल है उनके लिए, ये जो वकालतनामा और जो डॉक्यूमेंट चढ़ाने हैं और एफिडेविट, इसका फाइल साइज लिमिट 500 KB है, ठीक है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, जिस समय में आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसका फाइल साइज लेस देन 500 होना चाहिए। अभी राइट नाउ इसको डिस्प्ले में हम लोग नहीं रख रहे हैं, ये अभी जो रिलीज करेंगे सॉफ्टवेयर उसमें हम लोग दिखा देंगे कि फाइल साइज लिमिट विल बी 500 KB। और सर एक और ऑप्शन इसमें ऐड कर देते हैं, सर लोगों का जैसा कहना है कि इसके अलावा भी कोई अगर डॉक्यूमेंट डालना है तो यहाँ पर एक और अदर डॉक्यूमेंट करके एक डाल देते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सकता है। बाकी डॉक्यूमेंट तो सर यहीं से निकल जाएगा आपको। ये सर आपका टेम्पोररी नंबर है। अब इसी टेम्पोररी नंबर से सर आगे का जैसे ही न्यू फाइल हुआ उसके बाद सर ये डिफेक्ट चेक में जाता है, ठीक है। डिफेक्ट चेक में जाएंगे सर और इसको सर्च करेंगे। ये सर केस अभी हम फाइल किए हैं, इसका डिफेक्ट चेक नंबर 16 था। सर अगर ये केस पर्टिकुलर केस का डिफेक्ट चेक आपके एसओ साहब अगर किए और इसमें कुछ त्रुटि नहीं मिला और इसको हुआ कि केस फाइल करना है, तो इसको बस सिलेक्ट करना है, क्लिक करके वेरीफाई एंड रजिस्टर करना है। अगर ये डिफेक्टेड है तो सर यहाँ डिफेक्टेड पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके वेरीफाई एंड रजिस्टर जैसे ही करेंगे तो सर इसको एक केस नंबर मिल जाएगा। जैसे इसको केस नंबर सर 16 मिल गया, 16/2021-22, इस केस को केस नंबर मिल गया। उसी तरह से आप बैकलॉग फाइलिंग करना है सर, तो बैकलॉग फाइलिंग में भी आपको सेम करना है। कौन फाइल किया है, डीसीएलआर का अपील केस नंबर कितना है, पुराना डीसीएलआर जो मैनुअल में कितना केस नंबर था, केस का फाइनेंशियल ईयर कितना है, रजिस्ट्रेशन डेट कब है, ये डेट डालना है जब आपका केस रजिस्टर हुआ। और इसी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कौन से केस कितने दिनों से पेंडिंग है। उसके बाद सर इसमें सेम ऑप्शन है कि बोध गया है तो प्रोसीड करना है। उसके बाद केस का नंबर डालना है, कौन सा केस के अगेंस्ट में आपने एक किया था 2020-20। गेट डिटेल करना है, गेट डिटेल करेंगे तो डिटेल आ जाएगा, व्यू कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आप सर बोल रहे हैं, जो अभी सर लोग बोल रहे थे 2011-12 का भी केस है, तो ये वाला ऑप्शन हमको डिसेबल कराना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर केस में प्रोसीड करके यहाँ पर केस नंबर डाल के बस कैप्चर हो जाए, ये वाला चीज ना हो। उसके बाद सारा डिटेल जो सर उस वक्त जैसे भरे थे उसी तरह से यहाँ भरकर और सेव पर क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर केस नंबर सेव हो जाएगा। और ये सर जो बैकलॉग से केसेस जाते हैं वो डिफेक्ट चेक में नहीं जाते हैं सर, वो डायरेक्ट उसको केस नंबर मिला रहता है, वो फ्रेश केस में अवेलेबल रहते हैं लिस्ट होने के लिए। जैसे अभी हम लोग 16 नंबर डाले सर, तो ये बैकलॉग ये वाला पहला वाला सेक्शन समझ में आ गया सर। केस फाइलिंग में न्यू फाइलिंग, बैकलॉग फाइलिंग, मॉडिफाई फाइलिंग। मॉडिफाई फाइलिंग में सर टेम्पोररी नंबर से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। केस अगर एक बार इनिशिएट हो गया, केस नंबर मिल गया, तो उसमें कोई मॉडिफाई नहीं होता है। व्यू फाइलिंग में सर उसी तरह से व्यू फाइलिंग करेंगे, गेट डिटेल करेंगे तो फाइलिंग दिख जाएगा सर। प्रिंट रिसीट में प्रिंट रिसीट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। सारा ऑप्शन सारा चीज सर लिख के भी हमने यूजर मैनुअल जो शेयर किए थे उसमें सारा चीज सर लाइन बाय लाइन लिखा हुआ, पूरा बजाबते लिखा हुआ, जितना चीज इसमें लिख सकते थे हम उतना चीज लिखे हुए हैं सर। उसके बाद है सर, जब केस एक बार रजिस्टर होता है और उसकी सुनवाई करनी होती है पहली बार, तो उसको फ्रेश केस एलोकेशन से सर जाया जाता है। फर्स्ट टाइम बेंच एलोकेशन से फ्रेश केस में जाया जाता है और उसको सर केस नंबर एलोकेट किया जाता है। तो कौन कौन सा केस है जो फ्रेश केस के लिए बचा हुआ है, तो ये नीचे सर दिखाता है, जो नीचे आपको दिख रहा है ना BLER 16, एक 16 ही है जो कि दिखा रहा है। उसके बाद जैसे केस प्रोसीडिंग में देखिए सर कितने केसेस हैं जो प्रोसीडिंग के लिए हैं, तो यहाँ पर डेट डालना पड़ेगा। आते हैं इसको खत्म करते हैं, आधा घंटा सर जल्दी खत्म कर। अब अभी तो आइए, अब तो आप ही इन्हीं को करना है सर। जैसे केस नंबर 16 था 2021-22, गेट डिटेल जैसे ही करेंगे सर
तो सर ये डिटेल आ गया है, नेम ऑफ पेटिशनर, नेम ऑफ रिस्पोंडेंट, डेट ऑफ फाइलिंग यहाँ आ रहा है सर। अब इस केस को कब सुनना है ये सर पूछेगा सबसे पहली बार कि इसको कब सुनना है, किस लिए रखना है, एडमिशन के लिए रखना है, हियरिंग के लिए रखना है, ऑर्डर के लिए रखना है, रिजर्व फॉर ऑर्डर रखना है, टू बी मेंशन रखना है, डिसमिस, इतने सारे ऑप्शन होते हैं। हम लोग कोर्ट किसी से पूछ कर नहीं, किसी DCLR से पूछ कर नहीं ये सारे ऑप्शन डाले होंगे। तो मान लीजिए पहली बार जो नया फाइल रहता है वो एडमिशन के लिए ही जाता है सर। तो फॉर एडमिशन करते हैं, किस तारीख को डालना है, तो मान लीजिए हम इसको डालते हैं 31/7 को सर। और यहाँ पर टाइम है सर कि बहुत सारा टाइम दिया हुआ है कि किस किस टाइम को आपको सुनना है। मान लीजिए कि इसको 12 बजे के डेट में रख रहे हैं, 12 बजे रखे हुए हैं, अलोकेट बेंच करेंगे सर। तो ये पर्टिकुलर सर केस सर 31 तारीख के डेट में आपको सर लिस्ट हो गया है। तो यहाँ उसके बाद सर जब बेंच एलोकेट होता है उसके बाद कॉज लिस्ट बनाना होता है। सुनवाई करने से 1 दिन पहले 2 दिन पहले जब भी आपके यहाँ बनता हो, मान लीजिए कि हम कॉज लिस्ट बनाना है 31 तारीख का डेट का, हम देखते हैं कितने कॉज केसेस हैं। सी कॉज लिस्ट रखे हैं सर, तो ये कॉज लिस्ट अभी है, ठीक है। अब क्या होता है सर कि पब्लिश कॉज लिस्ट का ऑप्शन होता है। अब एक बार आप कंफर्म हो जाइए 2 दिन पहले कि हमको इतने सारे केसेस को सुनना है 31 तारीख के डेट में, तो यहाँ पर इसको पब्लिश कर देना होता है 31/7। ये कॉज लिस्ट पब्लिश हो गया सर। ये पब्लिश होने का मतलब ये हुआ सर कि अब पब्लिक जब देखेगा कॉज लिस्ट में सेक्शन से कि आज के डेट में कितने सारे कॉज लिस्ट, मतलब आपके कोर्ट का कॉज लिस्ट देखेगा तो यहाँ से उसको आज के डेट में एक केस दिखेगा कॉज लिस्ट से। जब तक पब्लिश नहीं करिएगा सर तो उसको बाहर से कॉज लिस्ट अब आपका नहीं देख पाएगा। वो अपने स्टेटस से देखेगा कि उसका 31 तारीख को उसका एडमिशन के लिए रखा हुआ है डेट, लेकिन कॉज लिस्ट जब तक आप पब्लिश नहीं करिएगा, आपका कोर्ट का कॉज लिस्ट पब्लिश नहीं करिएगा, वो बाहर से कॉज लिस्ट आपका विजिबल नहीं होगा। तो क्रिएट कॉज लिस्ट और पब्लिश कॉज लिस्ट में यही डिफरेंस है। क्रिएट कॉज लिस्ट में आप क्रिएट कितनी बार भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब पब्लिश कर दिए तो वो पब्लिक में चला जाता है कि आज के दिन में आप 10 केस सुनने वाले हैं। तो पब्लिश होने के बाद सर आज की डेट में मान लीजिए कि 31 तारीख आज है और आज आप डेट सुनवाई कर रहे हैं, तो उसमें उसका अब आपको रिकॉर्ड करना होगा। तो आपको केस प्रोग्रेस से करना होता है सर। केस प्रोग्रेस में जाना होता है, डेट डालना होता है। जैसे ये वाला केस है सर, यहाँ पर जो केस भी केस प्रोसीडिंग के लिए अवेलेबल रहेगा ना, नीचे में लिस्ट दिया रहेगा। जैसे देखिए सर फॉर एडमिशन के लिए ये 16 नंबर केस 2021-22 ये है यहाँ। तो इसको अगर प्रोसेस करते हैं, गेट डिटेल करते हैं सर, ये डिटेल आ गया। अब इस पर्टिकुलर डे में आप क्या किए, एडजर्न किए, डिसमिस किए, डिस्पोज किए, रिजर्व फॉर ऑर्डर। यही हो सकता है कि आज का एक्शन क्या हो सकता है। एक्शन हो सकता है कि आज एडजर्न कर देंगे, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। जैसे सर बोल रहे थे कि वो बैक कर गया कि हम नहीं केस का सुनवाई नहीं अब हम करना चाहते हैं, इसको केस को डिसमिस करें। चाहे सर को भी लगता है कि ये केस कुछ होने वाला नहीं है, इसी तरह से फालतू फालतू कर रहा है, तो डिसमिस कर सकते हैं या फिर डिस्पोज कर सकते हैं। तो डिस्पोज जब करेंगे तो आपको ऑर्डर भी अपलोड करना होगा। या फिर हो गया कि आज हम सुनवाई कंप्लीट कर लिए, अब हम इसमें ऑर्डर लिखेंगे, तो ऑर्डर के लिए आप रिजर्व फॉर ऑर्डर भी कर सकते हैं सर। जैसे आप हम मतलब आज ही सुने और इसको एडजर्न करेंगे, तो एडजर्न पर क्लिक करेंगे। एडजर्न के बाद फॉर हियरिंग और डेट डालेंगे। आज अगर 31 तारीख है तो मान लीजिए 1 अगस्त का डेट डालते हैं, 1 अगस्त को हम हियरिंग करेंगे। यहाँ पर सर आप अपना ऑर्डर लिख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर रिमार्क्स में मतलब कि आप छोटा सा ऑर्डर लिख सकते हैं और आपको ऑर्डर अपलोड करने का आपका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है सर, अपलोड ऑर्डर। आज के डेट का जो आप मैनुअल ऑर्डर लिखेंगे वो यहाँ पर अपलोड ऑर्डर में जाकर अपलोड करना होगा। इस केस को अगर प्रोग्रेस करेंगे, मान लीजिए 12 बजे के डेट में प्रोग्रेस करते हैं, तो सर ये केस अब आप एडजर्न हो गया फॉर हियरिंग। ठीक है सर, एडजर्न फॉर हियरिंग ये अब 1 तारीख के डेट में ये हो गया। अब इसी तरह से फिर 1 तारीख को सुनवाई करेंगे सर, फिर 1 तारीख को फिर यही करेंगे, यही सब एक्शन होगा। और इसका जितना भी ऑर्डर होगा आपको यहाँ अपलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है, अपलोड ऑर्डर में अपलोड कर सकते हैं सर।
उसके बाद मैनुअल केस प्रोसीडिंग है सर। एक बार क्या होता है कि बहुत लोगों को नहीं पता चलता है कि कोई केस नंबर किस तारीख के डेट में काउज लिस्ट में था, तो यहाँ पर डायरेक्ट केस नंबर लिख के भी सर, जैसे मान लीजिए 16 केस नंबर लिखे 2021 लिख के और सर्च करेंगे सर, तो ये इसका पूरा डिटेल आ जाएगा। ये सर एडजर्न फॉर हियरिंग है 1 अगस्त के डेट में, अभी एडजर्न है, ये होगा सर। और उसके बाद है सर मैनुअल, एक हो गया। इसके बाद बल्क ट्रांसफर, हाँ बल्क ट्रांसफर केस ये है सर कि डीसीएलआर सर लोग मान लीजिए कि आज रखते हैं कि 10 केस का आज हम सुनवाई करेंगे, और पता चला कि लैंड ऑर्डर में चाहे किसी कहीं और चलेगा और उस दिन वो पर्टिकुलर केस को नहीं सुनवाई नहीं कर पाए, तो वो आकर बोलते हैं कि 10 केस को अगले किसी पर्टिकुलर डेट में रखो। तो यहाँ पर सर डेट ऑफ काउज लिस्ट जैसे डालना है, जिसे ये पर्टिकुलर केस है सर, और इसको अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट डे में डालना है तो डेट ऑफ हियरिंग का नेक्स्ट डेट लिखना है और ये करना है। अगर यहाँ एक केस है, अगर 10 केस रहेगा तो सर 10 केस का यहाँ पर डिटेल आएगा और उसको ट्रांसफर बेंच करना है, किस पर्टिकुलर डेट को करना है, तो यहाँ पर उस डेट डालेंगे और टाइम डालेंगे और ट्रांसफर करेंगे, तो सारे के सारे केसेस उस पर्टिकुलर डेट में ट्रांसफर हो जाएंगे सर। डिस्पोज रिजर्व केसेस में है सर, यहाँ पर कोई केस अगर आप रिजर्व किए हुए हैं, रिजर्व फॉर ऑर्डर है, तो यहाँ पर उस केस का ऑर्डर डेट डालेंगे, डेट डिटेल करेंगे, तो ये पर्टिकुलर केस रिजर्व में नहीं है, रिजर्व में रखना पड़ेगा। उसके बाद सर ये रिजर्व का यहाँ ऑप्शन आएगा और डिस्पोज करेंगे सर, डिस्पोज करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा। एक केस प्रोग्रेस में एक चीज और बताते हैं सर आप लोगों को, जैसे डिस्पोज करेंगे ना, जैसे ही सर आपसे 2 चीज पूछेगा, वेदर एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड यस और नो। अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर आप किए, जैसे रिमांड वाला है कि आपके आदेश को निरस्त करता है, फिर से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बिंदु पर सुनवाई करके और इसका आदेश करिए, तो ये आपका एग्जीक्यूशन में जाएगा, तो करना है। और यहाँ पर पर्टिकुलर अंचल पढ़ लिया तो ठीक है, करना है और प्रोग्रेस केस पर क्लिक करना है। अभी ये पर्टिकुलर डेटा नहीं है इसलिए प्रोग्रेस केस पर नहीं हो रहा है, लेकिन आप जब करेंगे सर तो ये सारा होगा। और इस बेहतर बात ये है सर आप लोगों के लिए कि ये जो आपके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है सारे डीसीएलआर सर लोगों के पास, या फिर ऑपरेटर होंगे या फिर पेशकार होंगे, ये पूरा सिस्टम ऑलरेडी बीएलडीआरए में 2-4 सालों से कर रहे थे, 1-2 साल इधर छूटा हुआ है, पहले सारे सिस्टम कर रहे थे, तो वो पूरा कैसे केस को प्रोसेस करना है, प्रोसीड करना है, ये सारा उन लोगों को जानकारी है कि कैसे करना है। ठीक है सर, आप लोगों को बस मॉनिटरिंग करना है कि सारा केस जल्दी से जल्द इस पर लोड हो जाए, और इसका जब सुनवाई करें तो इसी से सुनवाई करें। इससे क्या होगा सर कि रिकॉर्ड भी मेंटेन होते चला जाता है, और कभी बाद में भी कभी जरूरत पड़ेगा तो इस पर रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। आज ऑनलाइन म्यूटेशन में क्या है, जो केसेस हुआ पड़ा है उसका सीओ का ऑर्डर, डीसीएल सीओ का ऑर्डर, केसी का ऑर्डर, सीआई का ऑर्डर, करेक्शन स्लिप, जमाबंदी, सब चीज ऑनलाइन हो गया है, तो लोगों को सहूलियत है, लगान भी ऑनलाइन पे कर रहे हैं, और आपको भी सर्च करने में सर ये रहेगा कि पर्टिकुलर डे का है तो आप सर्च कर सकते हैं। अपलोड में आनंद जी सर, एक प्रश्न है कि अगर केस के दौरान कंसर्न पार्टी अगर कोई डॉक्यूमेंट देता है उसको इसमें अपलोड करने का प्रोविजन है या नहीं? हाँ, ये सर अभी क्या है, आप ये क्या यहाँ जो था ना सर, क्या केस प्रोग्रेस में सर यहाँ पर ये जो रिमार्क्स है, यहीं के बगल में हम एक ऑर्डर अपलोड करने का, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन डाल देते हैं सर, जो इस पर्टिकुलर केस के साथ वो डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएगा। जब भी इस केस को खोलिएगा तो वो डॉक्यूमेंट भी दिखेगा। तो ये सर अभी हम लोग नहीं डाले हैं, लेकिन ये डाल देते हैं। 2 जगह हमको डॉक्यूमेंट डालने का मतलब आवश्यकता महसूस हुआ, एक इनिशियल स्टेज में जब केस फाइल होता है तब, और एक सुनवाई के दौरान कोई कागज मिला तब, ये 2 यहाँ डाल सकते हैं। उसमें दोनों का पिटिशनर और रेस्पोंडेंट दोनों के लिए आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि पिटिशनर भी बाद में सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट देता है और रेस्पोंडेंट क्विक देता है। एक तो नहीं सर, वो डॉक्यूमेंट जो होगा वो डॉक्यूमेंट इस केस के अगेंस्ट में होगा सर, वो रिस्पोंडेंट का कॉरेस्पोंडेंट किसी का नहीं होगा, वो इस केस के अगेंस्ट में होगा सर कि ये पर्टिकुलर होगा। अगर आप चाहते हैं तो हम रिमार्क्स लिखने का भी ऑप्शन दे देंगे कि ये पर्टिकुलर रिमार्क्स रहेगा, उसका ये रहेगा। एक बार जो अपलोड करेंगे आनंद जी,
सर अपील अर्जी आवेदन जो है उसको अपलोड करने का प्रावधान वहाँ नहीं, वकालतनामा और शपथ पत्र 2 ही चीज आप दे रहे हैं वहाँ और क्या? उसपे अपील अर्जी आवेदन जो होता है वो मेन ये है उसका, वो प्रिंट दायर करने का उसमें प्रावधान डालना होगा और कागजात उसके अलावा है वो। मैं उसी के कंसर्न में बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं इसी सब्जेक्ट के कंसर्न में एक बात चीज पूछना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कोई केस हमारे कोर्ट में फाइल हो रही है, तो नेचुरली वो 4-5 पेज का डॉक्यूमेंट होगा जिसमें अपना वो ग्रीवांसेस लिखता है और वो किसी भी सीओ के ऑर्डर का एक कॉपी लगाता है। तो ऑल टुगेदर दैट एप्लीकेशन कंटेन्स 6 और 10 पेजेस। तो वो 10 पेज का कंटेंट हम लोग अपलोड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वकालतनामा और उसे कंसर्न एक डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, एफिडेविट की बात कर रहे हैं, बट रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज लाइंग बिफोर योर कोर्ट, आपके पास फिजिकल फॉर्म में है। तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द केस अगर कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है आपके द्वारा और वो चीज पार्टी के द्वारा सबमिट की जा रही है, देन मेरे विचार से वो सारे डॉक्यूमेंट आपके उस फिजिकल फाइल के पार्ट एंड पार्सल होने चाहिए, क्योंकि वो तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सक्यूशन ऑफ द केस आप डिमांड करते हैं और पार्टी उसको फर्निश करती है। आई डोंट थिंक कि आपको इस सॉफ्टवेयर में अपलोड करके रखने की जरूरत है, बिकॉज ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है और आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब रख ही नहीं रहे हैं तो एडिशनल डॉक्यूमेंट को रखने का कोई औचित्य नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। बिकॉज मैं हाईकोर्ट भी ऑटोमेट किया हूं तो उसमें कहीं पर भी प्लेंटिफ जो डॉक्यूमेंट फाइल किया जाता है पार्टी के द्वारा, पिटिशनर के द्वारा, तो कहीं पर भी वो डॉक्यूमेंट एज इट इज नहीं रखी जाती है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, बिकॉज वो फिजिकल फॉर्म में आपके ऑफिस में प्रिजर्व रहती है आप, बट उसके अगेंस्ट में जो आप ऑर्डर या जजमेंट देते हैं, क्योंकि उसको डिजिटली डिसिमिनेट करना है, लास्ट माइल पर्सन तक पहुंचाना है, पब्लिक डोमेन में रिलीज करना है, इसलिए हम लोग आपके द्वारा जनरेटेड ऑर्डर और जजमेंट हम पब्लिक डोमेन में डिजिटली एक्सेस करवाते हैं। बट इसलिए मेरे हिसाब से जो मुझे लगा, मैं अपनी बात रखा, अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो इट्स गुड, अदरवाइज हम लोग वो चीज प्रोविजन कर देंगे। दूसरा ये भी था सर कि जैसे सर बोले कि मोर देन वन पिटिशनर होता है, मोर देन वन रिस्पोंडेंट होता है, तो हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी तो हम लोग देखते हैं तो उसमें दिलीप कुमार एंड अदर्स। तो सर ये बहुत, मान लीजिए हम 2 ऐड कर सकते, 10 ऐड कर सकते हैं, ये इसको अनइंडिंग तो नहीं छोड़ सकते ना, तो इसलिए ये सही रहेगा कि हम लोग जो मेन पिटिशनर हो, मेन रिस्पोंडेंट एंड अदर्स कर सकते हैं सर। ऑलवेज ऐसा ही होता है, कहीं पर भी डीसीएलआर सर लोग ही बताएंगे। सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक पर्टिकुलर जो मेन रिस्पोंडेंट और मेन कॉरेस्पोंडेंट जो रहता है वो सर रख सकते हैं, पिटिशनर और रिस्पोंडेंट? ठीक है सर, हाईकोर्ट में भी जो फाइल होती है सतीश कुमार सिंह एंड अदर्स, रिवीजन इंडिया एंड अदर्स, सर बताया जब रिवीजन के लिए आप अगर अलग से ऑनलाइन करेंगे तब ये समस्या आएगी। अभी वर्तमान में कोई दिक्कत नहीं, फिजिकल फॉर्म में हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा ही और आप अदर्स भी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको जगह आप रिवीजन से जब लिंक करेंगे तब पता चलेगा कि एक पार्टी जो उसमें अदर्स में नाम है वह जा रहा है रिवीजन में और उसका नाम यहाँ दिखेगा ही नहीं, तब समस्या आएगी। नहीं तो वो तो सर से जब एडीएम कोर्ट में जाएगा तो वो भी एक पर्टिकुलर केस का रेफरेंस लेंगे ना, पर्टिकुलर केस का रेफरेंस नाम से थोड़ी ना लेंगे, वो तो लेंगे कि 35 नंबर केस के अगेंस्ट में हम केस दायर कर रहे हैं। आनंद जी सर अनम्यूट करके बोला जाए। आनंद जी, ये आप ठीक बोल रहे हैं कि जो मेन पार्टी है उसका नाम है नदर्स लिख देंगे। बहुत सारे मैटर में ऐसे भी आते हैं, बहुत सारा मैटर में ऐसा भी आता है कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ रेस्पोंडेंट होते हैं, उनके वकील भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा एक खंड होता है जिसमें रेस्पोंडेंट बिल्कुल अलग अलग नेचर के होते हैं, उनका क्लेम भी अलग रहता है, उनका वकील भी अलग रहता है। सर इतने लोग बोलने लग रहे हैं ना, इतने लोग बोलने लग रहे हैं, एक साथ सब लोग अनम्यूट कर ले रहे हैं सर, एक एक करके कोई एक बोल रहा है तो काइंडली दूसरे सर लोग थोड़ा ये कर लेते ना, जैसे हमको सुनाई नहीं दे रहा सर क्या बोल रहे थे। सर फिर से बोला जाए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं डीसीएलआर जगदीशपुर बोल रहा हूँ। जी सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है कि अगर मान ली बहुत सारे रेस्पोंडेंट हैं किसी एक घर से, तो ठीक है, मेन पार्टी का नाम रहा नदर्स लिख, कुछ मैटर ऐसे भी आते हैं हम लोग के पास जिसमें 2-3 सेट में रेस्पोंडेंट आते हैं और ये सब अलग अलग फैमिली के होते हैं। ठीक है, उनके वकील भी अलग अलग होते हैं और उनकी दलील भी अलग अलग होती है।
जी सर। तो वहां पे तो हमको रेस्पोंडेंट के रूप में इनको चिन्हित करना पड़ेगा। नहीं सर, मैं इस पे थोड़ा सा इंटरफेयर करूं सर। मेरा ये कहना है कि मान लीजिए कि एक जो केस फाइल हुआ उस पे 4 फैमिली इन्वॉल्व है, तो नेचुरली 4 सेट ऑफ रेस्पोंडेंट होंगे। अब तो ये पहले हम लोग समझना होगा कि सॉफ्टवेयर बना किस पर्पस के लिए। ये केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है कि आपके यहाँ जितने केस फाइल हैं उसका मैनेजमेंट करने के लिए है, प्रॉपर डिसेमिनेशन विद द सिटीजन के लिए बना हुआ है, न कि पीस मील तक के इंफॉर्मेशन का प्रिजर्वेशन के लिए है। क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स, फैक्ट्स और जो कुछ भी गवाही होती है या जो भी कंटेंट रिकॉर्ड होते हैं, सारे के सारे आपके फिजिकल फॉर्म में सब चीज आप लोग रिकॉर्ड करके ऑन पेपर उस फाइल में अटैच करके रखते हैं। इन केस अगर आपके जजमेंट के अगेंस्ट में कोई अपर कोर्ट में जाता है तो फिजिकली दैट फाइल इज शेयर्ड विद देम। जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई केस फाइल होती है, उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाती है, तो ऐसा थोड़ा कि डिजिटली ही डेटा जाती है, वो तो ऑर्डर की कॉपी एक्सेसिबल है। अगर सुप्रीम कोर्ट डिमांड करती है कि मुझे हाई कोर्ट से वो फाइल की ही जरूरत है इन टोटो, तब वो चीजें पूरी फाइल इटसेल्फ जाती है, ना कि उसके डिजिटल कंटेंट। बिकॉज डिजिटल कंटेंट तो कहीं इस तरह से प्लेंटी में लिखा हुआ होता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से केस में जजमेंट मेरा एक सबमिशन है कि जो 2-3 सेट में पार्टीज रहते हैं उनके एडवोकेट भी अलग अलग रहते हैं, और इसमें एडवोकेट को मैसेज जाने की बात है, मैसेज उनका रजिस्टर्ड हो रहा है एडवोकेट का, और उनको सूचना जाने की भी बात है किस दिन सुनवाई की तारीख होगी। तो अलग अलग, जैसे 2-3 सेट में 4 सेट में रहते हैं तो अलग अलग एडवोकेट भी वो लोग रखते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही एडवोकेट तीनों सेट को प्रेजेंट करता है। तो ये ऑप्शन रहना चाहिए मेरे ख्याल से, काइंडली इसको देख लिया जाए। सर ये 2 चीज बताना चाहते हैं। अभी हम लोग ये सर सही बताए, एक हम लोग ऐड करने का फैसिलिटी रख देते हैं। अभी हम लोग एसएमएस इस अभी नहीं जा रहा है सर, लेकिन 10 दिन में, 1 वीक या 10 दिन में सारे एसएमएस जाने लगेंगे। अभी एसएमएस रजिस्टर बहुत मतलब ये हो गया है इसका कि यहाँ रजिस्टर करना पड़ता है एसएमएस, वहाँ रजिस्टर करना पड़ता है, एसएमएस का फॉर्मेट एसएमएस जाता है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं, फाइनल नहीं किए, लेकिन 1 सप्ताह 10 दिन में सर एसएमएस जाने लगेगा। और जो सर बोल रहे हैं कि एसएमएस जाना है, तो हम लोग तो अभी सोचे थे कि एसएमएस केवल रिस्पोंडेंट और पेटिशनर दोनों को ही जाएगा, लेकिन अगर बोल रहे हैं कि मोर देन वन, तो हम लोग को एसएमएस का फैसिलिटी, तो फोन नंबर और नाम ऐड करने का एक ऑप्शन हम लोग डालेंगे सर, कि अगर उस केस में किसी पर्टिकुलर मतलब केस में कितने आदमी को जोड़ना है, वो सर हम लोग एक ऑप्शन देंगे। लेकिन बहुत चीज इसमें चेंज बहुत हद तक नहीं करेंगे, एक अलग से ऑप्शन देंगे सर, हम देंगे तो उसका कैसे करना है ये भी हम बताएंगे सर। किस मोबाइल नंबर पर मैसेज डालना, वो मोबाइल नंबर डालिए और इसमें किसी पर्टिकुलर केस में कितने आदमी को टैग करना है सर, वो हम लोग ऑप्शन देंगे सर। आप उस पर्टिकुलर केस में 10 आदमी 12 आदमी को टैग करना है तो टैग कर सकते हैं, और उसको एसएमएस भी जाएगा। रही बात यहाँ पर कि ये बोल रहे हैं कि मोर देन वन रिस्पोंडेंट, मोर देन वन ये एडवोकेट आता है, तो फाइलिंग में सर ये एक एंड अदर्स करके ही रहेगा कि राम कुमार एंड अदर्स, और ये रहेगा। अगर मोर देन वन आदमी को टैग करना है तो अलग से आप उसमें इंटरवेनर या कोई करके एक ऑप्शन दे देंगे कि ऐड इंटरवेनर इन केस, ऐड एडवोकेट इन केस करके हम ऑप्शन दे देंगे, जिसमें ऐड हो जाएगा और उसको एसएमएस जाएगा, इन्फॉर्मेशन जाएगा। लेकिन ये जो फ्लो रहेगा और इसमें जो दिख रहा है फॉर्मेट, यही रखेंगे हम लोग सर, ज्यादा इसको क्लमजी न करते हुए, क्योंकि अभी ये सिस्टम जो है ऑलरेडी ऑपरेटेड है, और सारे डीसीएलआर सर लोगों को भी, बहुत डीसीएलआर सर हमको याद है जो उस वक्त हम ट्रेनिंग दिए थे, वही सर लोग हैं। बहुत लोग चेंज भी हैं, ऑपरेटर तो सारे वही हैं, तो एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑपरेटर। तो सर ये इसको फ्लो भी करने में आसान होगा। एक बार सर किया जाए, फिर हम लोग अवेलेबल हैं, ग्रुप में भी अवेलेबल हैं और कॉल पर भी। तो सर हम लोग अभी एक्चुअली हमको 1 बजे हम लोग को, हमको और संजय सर दोनों को जाना है हाई कोर्ट, 3 हम लोग छोड़ चुके हैं हाई कोर्ट जाना। तो वो आनंद जी कुछ पूछना था थोड़ा सा। सर बताया जाए सर। आनंद जी कह रहे थे कि कुछ ये जो डेट देने का है, ये कुछ लिमिट रहेगा क्या? जो अगला डेट हम सुनवाई के लिए दे रहे हैं कुछ लिमिटेड रहेगा कि इतना ही हम दे सकते हैं? आनंद जी, हेलो। हाँ आनंद जी, हाँ आवाज आ रही है आनंद जी? आवाज आ रही है, बताया जाए सर, आवाज आ रही है। कह रहे हैं कि जो केस का जो अगला डेट हम लोग देते हैं कि आज एडमिशन के बाद फिर अगला डेट 2-3 डेट, इसका कोई लिमिट रहेगा क्या कि हम इतना ही डेट दे सकते हैं उसका?
सर अभी तो सर बोल रहे हैं कि एडजर्नमेंट का जो मोर देन 3 टाइम एडजर्न नहीं कर सकता है। हम लोग मतलब सर को कन्विंस करने की कोशिश किए कि सर 3 बार मान लीजिए, तो बोलता है, एक बार बोलता है कि हम एक कागज छोड़ दिए, फिर दूसरा बोलता है एक कागज छोड़ दिए, तो बहुत ये लग जाता है, हो जाता है। तो अब इसमें होता क्या है ना कि इसमें होता सर ये दो है कि चीज, रेस्पोंडेंट या फिलाट या कोई इंटरवेनर बना, तो इंटरवेनर को भी जज करना पड़ता है कि वो इंटरवेनर बनने लायक है कि नहीं। तो वो कहता है कि नहीं, हम कोई कागज लाएंगे, सिविल कोर्ट से कोई नकल लेगा अभिलेखागार से या खतियान की प्रति, तो उसको टाइम लगता है थोड़ा। हाँ तो ऐसे में बिल्कुल, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। हम लोग यही बोले थे सर को, ये बोले थे कि सर इसमें दिक्कत होता है, कभी ये बोल देता है पार्टी कि हमको ये दिन में इतना दिन बाद ऑप्शन दीजिए, ये दीजिए, तो फिर वो देना पड़ता है सर, 3 में नहीं हो पाएगा सर। और टाइमलाइन, ये 2 चीज हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं सर। एसीएस सर के लेवल पर डिसाइड होगा कि कितने दिनों में डिस्पोज करना है डीसीएलआर के यहाँ केस को, और कितने एडजर्नमेंट होगा, ये सर डिसाइड होगा तो सर हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, और इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में उसको टाइमलाइन वाला रिपोर्ट में ऐड भी कर देंगे सर, आपको कम्युनिकेट भी कर देंगे। आनंद जी सर एक चीज कहना था, जैसे कोई केस में हियरिंग होती है सर, हियरिंग होने के बाद एडवोकेट बोलते हैं कि इसमें रिटन आर्गुमेंट जो है वो देना चाहते हैं, तो क्या हियरिंग के बाद जो है रिटन आर्गुमेंट का प्रोविजन किया है? वो तो सर आपका केस का कोर्ट का प्रोसेस है, इसमें हम लोग केवल फ्लो को रखे हैं सर कि किस दिन से किस दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि केस कब से कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, डिसमिस हो रहा है कब, ये वो तो आपके कोर्ट का पार्ट है सर कि रिटन आर्गुमेंट देगा कि नहीं, तो आपके कोर्ट का पार्ट है। और दूसरी बात ये कह रहे थे, अभी जो कह रहे थे इंटरवीनर बनने का, उस पे जो रिजॉइंडर जो देता है उसके लिए समय वगैरह मांगता है, तो उसके लिए सर वही ना बोले, इसलिए इसमें केवल हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं कि किस टाइम से किस टाइम को ये करना है। कोर्ट का प्रोसेस आपका जो मैनुअल करते हैं कि कोई इंटरवीनर आता है, तो हम एक ऑप्शन बोले कि हम इसमें मोर देन 1 पार्टी ऐड करने का ऑप्शन इसलिए देंगे कि इसको एसएमएस जाए और ये सारे उसको फैसिलिटी मिल सके। बाकी आपके कोर्ट का काम है सर वो कि टाइम दे, और हमको लग रहा है कि सर आनंद जी मैनुअल नोटिस अब नहीं जाएगा, अदर्स जुटेगा तो जाएगा। मैनुअल नोटिस तो सर अभी म्यूटेशन में भी जाता है, वो तो पार्ट ऑफ कोर्ट है ना सर, तो जाएगा ना। हाँ मैनुअल नोटिस जाएगा सर, एसएमएस तो जाएगा ही सर, मैनुअल नोटिस तो एकदम हमेशा ही जाएगा। अभी म्यूटेशन में भी नोटिस जाता है, आम सूचना खास सूचना सर निकलने के बाद एसएमएस के बाद भी जाता ही है। अच्छा ये आनंद जी, सर जो आपने एक मॉड्यूल दिया है कि रिजर्व फॉर ऑर्डर, ठीक है, एक है ना ऑर्डर रिजर्व पर ऑर्डर। अभी क्या होता है सर, कोई सर क्या करते हैं कि आज सुनवाई कर लिए, अब संतुष्ट हो गए, रिजर्व ऑर्डर करने के लिए 2-3 दिन का समय चाहिए, तो रिजर्व पर ऑर्डर करते हैं सर। नहीं, तो यही जानना है कि जैसे कि अगर हम लोग कोई भी अभिलेख को आदेश पे लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसका इस बात का जैसा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि हम लोग उसको आदेश करते करते 15-20 दिन लग जाता है उसका फुल आदेश लिखने में। वो 10-15 7-8 पन्ने का होता है, उसमें प्लेंटिव की बात लिखनी पड़ती है, रेस्पोंडेंट की बात लिखनी पड़ती है, और आपको अपना मतलब ये 8-10 पन्ने का होता है लगभग आदेश। ये 1-2 दिन में नहीं हो पाएगा, इसमें समय का ध्यान रखा जाएगा इसमें थोड़ा। हाँ हम लोग बात कर रहे हैं सर को बोले हैं कितना दिन में सुनवाई होगा। अब ये आनंद जी ये जरूरी इसलिए है कि डीसीएलआर के अपील में जो आदेश होता है वो एक नया डिस्प्यूट नहीं क्रिएट कर दे, तो फिर एक मामला अलग बनने लगेगा, वो समस्या खड़ा कर देगा, इसलिए जरूरी है कुछ समय देना जरूरी है। क्योंकि अगर समय अगर पर्याप्त नहीं होगा ना आनंद जी, कितना दिन पर्याप्त समय हो सकता है सर, मतलब बताने के लिए? जैसे अभी सर तो डिसाइड करेंगे ही, तो हम लोग से ही बात करेंगे, तो हम लोग 1 महीना कम से कम रखा जाएगा उसके लिए। तो 30 दिन तो मिनिमम रखेंगे ही सर, इससे तो कम नहीं रखेंगे। आदेश अगर हम लोगों ने कोई अभिलेख को आदेश पे रख लिया है, उसके बाद 1 महीना, हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर केस डिस्पोजल का बताया जाए सर, केस डिस्पोजल का सर लोग बताइए, तो हम मतलब कम से कम हमको लगता है कि 3 महीना से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1-1.5 महीना तो हम लोग को लग जाता है इस तामीला कराने में। हेलो आनंद सर। आनंद सर। हेलो। हाँ हेलो आनंद सर। मैं अभी एक ट्रेनिंग में हूँ, मीटिंग में हूँ।
आनंद सर ये बोल रहे थे सर डीसीएलआर भभुआ के मुड़ से सर फाइलिंग सर होगा तो वो स्टार्टिंग में फाइलिंग ऑपरेटर के यहाँ होगा या फिर पेशकार के यहाँ कोर्ट में होगा? यार डीसीएलआर का ऑफिस में होगा। आप कहाँ होगा आप डीसीएलआर सर डिसाइड करेंगे ना, आप हम थोड़ी ना डिसाइड करेंगे। तो फाइलिंग करते समय सर स्टार्टिंग में उसको एंट्री करना होगा ना सर, इसलिए बोले एडमिट करेंगे फिर सर सुनवाई पर जाएगा उसको। नहीं न्यू फाइलिंग में केवल न्यू फाइलिंग ले लेना, उसको टोकन नंबर दे देना, उसके बाद डिफेक्ट चेक में जाएगा और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे आपके सेक्शन ऑफिसर चाहे जो भी देखने वाले होंगे बड़ा बाबू की इसको मतलब केस दायर करने लायक है कि नहीं। अगर केस दायर होगा उसके बाद वो एडमिशन में जाएगा और सब चीज होगा। ठीक है, ओके सर। डॉक्यूमेंट सारा रहेगा तब। अगर एडमिशन में ही अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं ये केस नहीं करना है तो डिसमिस कर देना, वो अलग बात है, केस दायर होगा। ओके सर। सर हम लोग को थोड़ा हाई कोर्ट निकलना है, आदेश हो तो सर हम लोग निकले। डीसीएलआर सर लोग बहुत सारा ये था, बहुत सारा क्वेरीज वगैरह था। डीसीएलआर सर घाटी सर हम आपसे बात कर लेंगे। ठीक ठीक है, बस ठीक है आनंद जी, अगला आनंद जी अगला अगर रखा जाए तो विश्वास से ज्यादा बेहतर होगा। सर हम विश्वास से ही रखे थे, लेटर तो आपको मिला ही होगा सर। वो बोल रहा है कि दिन भर में 1 घंटा कहीं खाली नहीं है स्लॉट, तो फिर सर को हम बोले कि मंडे को रख लेते हैं। सर बोले कि नहीं कोई चीज तुम टालना क्यों चाहते हो, हमेशा तुम जून से रखो ये रखो, तो आज ही। लेकिन हम लोग फिर से कनेक्ट होंगे सर आज कनेक्ट नहीं हो पाए ना, वो कनेक्ट होंगे। आनंद जी रविवार वाला जो मैसेज था दिन भर का वो नहीं होगा क्या विश्वास से? संडे को होना था, संडे को होना था विश्वास से, वो होगा कि नहीं? संडे को कौन सा होना है सर, हमको नहीं पता है। एक मैसेज तो हम देखे हैं ग्रुप में है कि संडे को होना है होल डे। ये यही इसी जो बीसी आज कर रहे हैं उसी बात। नहीं कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं है सर, यही आज की डेट था सर, फ्राइडे का था। संडे को लॉन्च किया जाएगा इसको, संडे को लॉन्च किया जाएगा सर, संडे को लॉन्च किया जाएगा। आनंद जी फंक्शनल कब से हो जाएगा सर? हम आपको यूजर आईडी पासवर्ड अवेलेबल करा देंगे, उसके बाद हो जाएगा। हो सकता है मंडे से आप इसमें अपना केस दायर करना है सर। बैकलॉग फाइलिंग BLDRA लिखा हुआ फटा नहीं है। मंडे को सर हम लोग करेंगे। अच्छा ऑर्डर जो है सर, हेलो हाँ जी, ऑर्डर जो है सर वो अपलोड करना है तो मैं क्या माने सर का जो सिग्नेचर होता है पीडीएफ बना के करना पड़ेगा या सॉफ्ट कॉपी करना पड़ेगा? नहीं पीडीएफ बना के, सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ ही होता है। मतलब सर का सिग्नेचर सहित? सिग्नेचर सहित। डीसीएलआर सब आदेश करेंगे तो बिना सिग्नेचर का आदेश करेंगे? हाँ सर वो तो होता है, बीएलडीआर में माने वो कंप्यूटर से डायरेक्ट लोड कर दिया जाता था। नहीं ठीक है हम लोग, ठीक है सर, थैंक यू डीसीएलआर सर लोग। सब लोग एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को सर अपने कहिएगा, वो लोग स्टार्ट कर देंगे फाइलिंग मंडे से। हम लोग मंडे से पहले ये अवेलेबल करा देंगे। यूजर आईडी यूजर मैनुअल तो हम लोग भेज दिए हैं, यूजर आईडी पासवर्ड अवेलेबल करा देंगे सर। सर उसका वीडियो भी भेज देंगे सर दूसरा बात ये कि अभी सर ये अभी एक्सेस में है, हम लोग यूआरएल अवेलेबल करा देते हैं। आप लोग टेस्ट कर लीजिए, मतलब एक फ्लो करके कल परसों तक में, मंडे से हो जाएगा सर। हम यूआरएल अवेलेबल करा देते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड भी मतलब ये अवेलेबल करा देते हैं डेमो। उसके बाद सर आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यूजर मैनुअल सर, एक यूजर मैनुअल भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। यूजर मैनुअल डीसीएलआर सर लोग को अवेलेबल करा दिए हैं हम, सबको और सब लोगों को भी अवेलेबल करा देते हैं। ठीक है जी सर, वीडियो भेज दीजिएगा सर। हाँ पीडीएफ भेज देते हैं मैडम। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू आनंद। वीडियो भी भेज दीजिएगा सर। तो बंद करिए आनंद। आनंद जी सर, आनंद जी जो लोग नहीं ज्वाइन कर सके समय पर, बाद में जैसे अभी हम ज्वाइन करें 5-10 मिनट पहले, उनके लिए कुछ अगर यूट्यूब में वगैरह में दिया हुआ है ट्रेनिंग मॉड्यूल तो बता दिया जाएगा। ट्रेनिंग मॉड्यूल दिए हुए हैं सर, नहीं तो हम ये जो अभी जितना भी ट्रेनिंग हुआ ना सर, 1.5 घंटा ट्रेनिंग हुआ,
इसका वीडियो अभी अवेलेबल है सर। हम इसको शेयर कर देते हैं, मतलब अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पर और लिंक सबको शेयर कर देते हैं। ठीक ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आईडी पासवर्ड का मिलेगा। आनंद शंकर सर। कार्तिक बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आवाज आप अनम्यूट करके बोलिए। सर वीडियो वाला लिंक भेज दीजिएगा सर। लिंक भेज दे रहे हैं, दो तीन यूजर आईडी भेज देते हैं, उसी से सब कर लीजिएगा और यूजर मैनुअल भेज दे रहे हैं। जी सर। कार्तिक कुछ बोल रहे थे क्या? अररिया म्यूट हैं आप। सर हम लोग का आईडी पासवर्ड अवेलेबल करा दीजिए सर। सर मेरा क्वेश्चन है, बैकलॉग केस आएगा सर, उसका हियरिंग डेट कब का रखाएगा सर? जो पहला हियरिंग हो गया है उसमें वह, या जो आगे वाला डेट आएगा सर वह? आगे का जो डेट आएगा वो आगे वाला जो आएगा सर वह। हाँ, उसके बाद फ्रेश केस में आइएगा ना, तो आगे किस तारीख को उसको रख रहे हैं वो पूछेगा ही। फ्रेश केस में आइएगा ना तो अगला दिन एडमिशन के लिए एडजर्न कर रहे हैं, क्या चीज के लिए, हियरिंग के लिए रख रहे हैं कि किस चीज के लिए रख रहे हैं, यहाँ पूछेगा। और किस तारीख को अगला सुनवाई होना। जी ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू आनंद जी। ठीक है सर, ठीक है, प्रणाम सर सबको। थैंक यू एवरीवन।